अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एक्चुअली थायराइड ग्लैंड की डिजीज़ेस। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड की डिजीज़ेस सबसे पहले डिटेल में डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में बताऊंगी और उसकी फंक्शनल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, जनरली थोड़ा सा बताती हूँ कि थायराइड की जो डिजीज़ेज़ है ना, ये 5% पॉपुलेशन में कॉमन है। और एक बात याद रखें कि थायराइड की डिजीज़ फीमेल को ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। ठीक है, थायराइड एक्सेस जो है वो क्रूशल होती है, मतलब वो सेलुलर डिफरेंशिएशन को रेगुलेट करने में और मेटाबॉलिज्म को सारे जो न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं उनमें, यानी कि थायराइड के डिसऑर्डर्स, इसका मतलब है थ्रू आउट द बॉडी जो है उसके डाइवर्स इफेक्ट्स होते हैं थायराइड के डिसऑर्डर्स के। ठीक है, यहाँ पे जो है हम स्ट्रक्चरल डिजीज़ेस भी डिस्कस करेंगे सारी, जैसे गोइटर है जो कि नॉर्मल थायराइड फंक्शन के साथ भी हो सकती हैं, और इसके अलावा डिसऑर्डर्स ऑफ द थायराइड फंक्शन भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ी सी फंक्शनल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी देखें कि थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस और सिक्रीशन कैसे हो रही होती है। जो फॉलिक्यूलर एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, उनमें से वो प्राइमरी सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन की सिंथेसिस कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉलिक्यूलर एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ठीक है, अब हमें पता है, हम पढ़ते आए कि थायरोग्लोबुलिन एक होता है फॉलिक्यूलर सेल्स में से। फॉलिक्यूलर सेल्स मतलब इस थायरोग्लोबुलिन को कोलोइड के अंदर सिक्रीट कर रहा होता है। ठीक है, फॉलिक्यूलर सेल्स जो है ना वो सिक्रीट कर रहे होते हैं इस थायरोग्लोबुलिन को कोलोइड ऑफ द फॉलिकल के अंदर। ठीक है, थायराइड हार्मोन कैसे सिंथेसाइज होंगे? बाय इनकॉर्पोरेटिंग आयोडीन इनटू द टायरोसिन रेजिड्यू ऑन द सरफेस ऑफ थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, इस थायरोग्लोबुलिन के सरफेस पे आयोडीन को इनकॉर्पोरेट करना होता है। ठीक है, आयोडीन को टायरोसिन के रेजिड्यू पे, इसके सरफेस पे भी टायरोसिन के रेजिड्यू के ऊपर आयोडीन जो है इनकॉर्पोरेट करता है, तो उससे जो है थायराइड हार्मोन्स बनते हैं। ठीक है, आयोडीन ना इसमें बहुत क्रूशल सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, एडल्ट्स को कितना चाहिए होता है? याद रखिए 100 माइक्रोग्राम पर डे एडल्ट्स को आयोडीन चाहिए होता है डाइट में रोज़ाना। ठीक है, प्रॉपर थायराइड फंक्शन के लिए। अब थायरोक्सिन यानी कि T4 और ट्राई आयोडोथायरोनिन यानी T3 जो हैं, ये थायराइड हार्मोन प्राइमरीली, वैसे थायराइड हमारा ग्लैंड प्राइमरीली T4 को सिक्रीट करता है और सिर्फ स्मॉल अमाउंट T3 को। ठीक है, तो T4 एक प्रो हार्मोन की तरह एक्ट करता है, यानी 85% जो T3 है हमारी बॉडी में, ब्लड में, ये प्रोड्यूस होता है बाय द कन्वर्जन ऑफ T4 बाय एंजाइम। कौन सा एंजाइम T4 को कन्वर्ट करेगा T3 में? मोनो डी आयोडीनेज एंजाइम। ठीक है, मोनो डी आयोडीनेज एंजाइम से T4 T3 में कन्वर्ट होता है, और जो है ना 85% T3 हमारे ब्लड में होता है। ठीक है, तो ये मोनो आयोडीनेज वेरियस टिश्यूज़ में पाया जाता है, लिवर हो गया, मसल, हार्ट, किडनी, उसमें ये कन्वर्जन करता है। अब T4 की बात करें, T4 की हाफ़ लाइफ लॉन्गर होती है, यानी 1 हफ्ता तकरीबन इसकी हाफ़ लाइफ है, जबकि T3 की हाफ़ लाइफ कम है, 18 घंटे जितनी इसकी जो है हाफ़ लाइफ है T3 की। ठीक है, और ये लेस इफेक्टिव होता है इन एक्टिवेटिंग द थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स बनस्बत T3 के, यानी T4 इतना इफेक्टिव नहीं है, थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स को इतना अच्छा एक्टिवेट नहीं करता। ठीक है, अब सेलेनियम कंपाउंड जो है ना वो मोनो डीआयोडीनेज के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने बताया ना T4 से T3 की कन्वर्जन मोनो डीआयोडीनेज एंजाइम की मदद से होगी, उस एंजाइम को सेलेनियम चाहिए होता है। ठीक है, एक और है रिवर्स T3 RT3। तो याद रखिए कि जो T4 है ये इनएक्टिव मेटाबोलाइट, जिसको हम कहते हैं रिवर्स T3 में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक हो गया, तो ये थोड़ा सा थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस और सिक्रीशन देखिए। अब थायराइड हार्मोन का ट्रांसपोर्ट और एक्शन कैसे होगा? देखिए, ऑलमोस्ट सारा जो T3 है और T4 है प्लाज्मा में, मोर देन 99%, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ बाउंड होता है, जो जिसका नाम है थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, इसके साथ बाउंड होता है। ठीक है, तो फ्री हार्मोन जो है ना, यानी जो अनबाउंड रह गया फ्री हार्मोन, वो टिश्यूज़ में डिफ्यूज़ हो जाएगा और फिर वहाँ पे जाके अपना मेटाबॉलिक इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन ज़्यादातर बाउंड होता है। ठीक है, तो मेजरमेंट में हम जो ब्लड में देख रहे होते हैं, हम टोटल अमाउंट मेजर करते हैं, बाउंड और अनबाउंड। तो हम करवाते हैं टेस्ट, जो हम करवाते हैं ना उसमें कहते हैं टोटल T4 एंड T3। ठीक है, तो उसमें टोटल अमाउंट मेजर होती है, यानी बाउंड अनबाउंड दोनों आ गई। दूसरा होता है फ्री T3 और फ्री T4, उसमें क्या है, ये भी कॉमन मेजरमेंट्स हैं। इनका ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि ये जो है ना बाइंडिंग प्रोटीन की कंसनट्रेशन से अफेक्ट नहीं होगा जो फ्री है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है इंक्रीज़ हो जाती है जब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लिए जाएँ, क्योंकि उनमें ईस्ट्रोजन होता है, तो वो इसको बढ़ा देगा। तो उससे टोटल जो T3 और T4 है ना, जो बाउंड फॉर्म में है, वो तो बढ़ जाएगा, लेकिन फ्री T3 T4 के लेवल नॉर्मल ही रहेंगे। तो फ्री T3 T4 यानी
फ़ायदे वाले हैं, ये चेंजेस से अफेक्ट नहीं होंगे। अगर TBG में चेंज आएगा थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन तो ये अफेक्ट नहीं होते, टोटल फिर भी चेंज होता है, ठीक है, इसकी वजह से। उसके बाद देखिए रेगुलेशन जो थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन की कैसे होती है, हम पढ़ते आते हैं HPA एक्सिस है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस, ठीक है, ये फीडबैक सिस्टम है। क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है जो कि एक ट्राइपेप्टाइड है, ठीक है, ये स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को कि वो TSH बनाए। तो TSH जो एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, ये ट्राइपेप्टाइड था, अब TSH एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ये पिट्यूटरी के एंटीरियर पिट्यूटरी के थायरोट्रॉफ सेल्स से सिक्रीट होगा इन रिस्पॉन्स टू TRH, ठीक है। अब ये जो TSH बना है ना, ये जाके थायराइड पे एक्ट करेगा और उसको कहेगा T3 और T4 बनाओ, ठीक है। अब हाई लेवल इस T3 और T4 के प्लाज्मा में अगर हाई लेवल होंगे तो वो पीछे जाके सप्रेस कर देंगे TSH की जो है प्रोडक्शन को भी, ठीक है, और TRH को भी सप्रेस करेंगे हाइपोथैलेमस से, दोनों को नेगेटिव फीडबैक करता है इसकी हाई कंसनट्रेशन, ठीक है। कन्वर्सली अगर लो T3 T4 होंगे तो उससे TSH के लेवल हाई हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो नेगेटिव फीडबैक भी है, ये हमें चीज़ें आती हैं। इसके अलावा सर्केडियन रिदम भी है। देखिए TSH की जो सिक्रीशन है ना एंटीरियर पिट्यूटरी से, इसका थोड़ा सा सर्केडियन रिदम होता है, तकरीबन यानी इसकी पीक्स जो है ना, पीक कंसंट्रेशन जो है TSH की वो सुबह के 1 बजे होगी, ठीक है, सुबह जब आधी रात को जो 1 बजता है 1 AM, तो उसकी ज़्यादा पीक कंसंट्रेशन होगी। और इसके ट्रॉस जो हैं पीक यानी वो हाई कंसंट्रेशन पे ट्रॉ इसको कहते हैं जो नीचे जाता है, तो ट्रॉ जो है थोड़े से कम लेवल वो सुबह के 11 बजे, ठीक है, रात को 1 बजे ज़्यादा है, फिर ट्रॉ जो है कम हो गया है वो 11 बजे रात सुबह को, ठीक है। लेकिन ये फिर भी ना, ये सर्केडियन रिदम एक स्मॉल इनफ होती है कि हम सिंगल ब्लड सैंपल किसी भी टाइम पे ले सकते हैं, वो तो वो सफिशेंट होता है थायराइड फंक्शन के असेसमेंट के लिए, काफ़ी होता है, ठीक है, इतनी ज़्यादा ये मैटर नहीं करती, तो हम कभी भी थायराइड प्रोफाइल करवा सकते हैं, टाइम मैटर नहीं करता, इतनी ज़्यादा ये सर्केडियन रिदम नहीं है, ठीक है। अब TSH जो है ना, ये एक की इंडिकेटर है, देखिए TSH को ही हम ज़्यादातर इन्वेस्टिगेशंस में यूज़ कर रहे होते हैं जब भी हम पेशेंट की थायराइड प्रोफाइल करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्स लॉग लीनियर रिलेशनशिप रखता है T4 के साथ। इवन अगर माइनर चेंजेस भी फ्री T4 में आते हैं ना, तो नॉर्मल रेंजेस के अंदर भी ये सिग्निफिकेंट शिफ्ट करवाता है TSH में। फॉर एग्जांपल जैसे अगर थोड़ा सा भी स्मॉल राइज होता है, T4 बढ़ता है, ब्लड में ज़्यादा होता है, तो उससे TSH बिल्कुल अनडिटेक्टेबल हो जाता है। जबकि अगर बिल्कुल स्मॉल फॉल होता है यानी T4 कम होता है तो उससे TSH बढ़ जाता है, ठीक है। तो TSH हमारा की इंडिकेटर होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन मैं आपको बताती हूँ TSH की इंटरप्रिटेशन के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो पिट्यूटरी की डिजीज़, देखिए TSH के लेवल्स जो है ना, वो पिट्यूटरी डिजीज़ वाले पेशेंट्स में मिसलीडिंग हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर इनअप्रोप्रिएटली लो या किसी को नॉर्मल हाइपोथायरॉयडिज्म है, ठीक है, तो उसके थायराइड हार्मोन लेवल्स भी हमें कंसीडर करने होंगे, ठीक है। दूसरा लैग टाइम, देखिए TSH के जो लेवल्स होते हैं ना, इनको कुछ हफ्ते चाहिए होते हैं कि वो स्टेबलाइज हों, ठीक है, आफ्टर चेंजेस इन द T4 एंड T3 लेवल। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने लीवोथायरोक्सिन थेरेपी स्टार्ट की है, या फिर अगर तो मतलब ऐसे स्टार्ट की उसको टाइम लगा है, तो TSH को फिर 4 से 6 हफ्ते लगेंगे स्टेडी स्टेट आने में, ठीक है, तो इसमें थोड़ा लैग टाइम होता है। तीसरी बात ये है कि असेक इंटरफेरेंस यानी हेट्रोफिलिक एंटीबॉडीज़ भी कभी कभार TSH असेस के साथ इंटरफेयर करती हैं, तो उससे हमें इनएक्यूरेट लो या हाई मेजरमेंट्स मिल सकती हैं, ठीक है। ये कुछ TSH की इंटरप्रिटेशन आपने जहन में रखनी है। इसके अलावा अदर डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ क्या होती हैं हमारी थायराइड डिजीज़ में, हम एंटीबॉडीज़ भी करवाते हैं, ठीक है, TSH के रिसेप्टर के अगेंस्ट हम एंटीबॉडीज़ करवाएंगे, या फिर अदर जो थायराइड एंटीजेंस हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज़ हम करवाते हैं। इसके अलावा रेडियो आइसोटोप इमेजिंग भी करवाई जाती है, ठीक है, आगे भी हम देखेंगे कि थायराइड की एक्टिविटी को देखने के लिए हम रेडियो आइसोटोप इमेजिंग करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा फाइन नीडल एस्पायरेशन बायोप्सी FNAB, ठीक है, ये जो है ना साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन होती है जो कि थायराइड नोड्यूल्स के लिए करवाई जाती है। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी है, तो उससे हम जो भी थायराइड की स्ट्रक्चरल डिजीज़ होगी तो स्ट्रक्चर इमेज हमें इसमें प्रोवाइड होती है, तो वो हमें पता लगेंगी, ठीक हो गया। ये सारी डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ हैं।
अच्छा, अब ये डेविडसन बुक से आप देख लें कि थायराइड डिजीज़ हम कर रहे हैं, तो इसमें जो भी क्लासिफिकेशन है ना थायराइड डिजीज़ की, उसको 4 तरह से डिवाइड किया है कि थायराइड हार्मोन एक्सेस वाली डिजीज़ हैं जिसमें ज़्यादा हो जाएगा थायराइड हार्मोन, उसमें प्राइमरी भी है, सेकेंडरी। प्राइमरी हमेशा हम उसको कहते हैं जहाँ पे मसला उस ग्लैंड में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, तो थायराइड ग्लैंड में मसला है जिसकी वजह से एक्सेस हुआ है, ठीक है। सेकेंडरी हम कहेंगे जब पिट्यूटरी में मसला होगा, ठीक है। तो प्राइमरी हार्मोन एक्सेस में आती हैं ग्रेव डिजीज़, इन सब में मसला थायराइड ग्लैंड में, ग्रेव डिजीज़, मल्टी नोडुलर गोइटर, एडिनोमा में भी एक्सेस होगा, और सब अक्यूट थायरोइडाइटिस। सेकेंडरी जिसमें पिट्यूटरी में मसला होगा वो है TSH ओमा, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो है ट्यूमर है पिट्यूटरी का। अब आती है डेफिशिएंसी वाली डिजीज़, हार्मोन डेफिशिएंसी होगी। प्राइमरी जिसमें मसला थायराइड में है वो है हाशिमोटो थायरोइडाइटिस और एट्रोफिक हाइपोथायरॉयडिज्म, इन सब में कम होगा हार्मोन। सेकेंडरी में हाइपोपिट्यूटरिज्म, ठीक है, पिट्यूटरी में से सारे जब हार्मोन्स सिक्रीशन कम हो गई है तो उसकी वजह से हार्मोन डेफिशिएंसी। TSH ही नहीं है जो कि आगे जाके फिर स्टिमुलेट करके T3 T4 बनाए, ठीक है। हार्मोन सेंसिटिविटी में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हार्मोन रेजिस्टेंस में कुछ आ जाती हैं। हार्मोन रेजिस्टेंस में अब देखें, थायराइड हार्मोन रेजिस्टेंस सिंड्रोम है एक, ठीक है, ये प्राइमरी है। और 5 मोनोडिआयोडीनेज जो था उसकी डेफिशिएंसी, जो कन्वर्ट करता है T4 को T3 में, ठीक है। तो 5 मोनोडिआयोडीनेज डेफिशिएंसी एंड थायराइड हार्मोन रेजिस्टेंस सिंड्रोम। फिर लास्ट है नॉन फंक्शनिंग ट्यूमर्स, ये भी एक डिजीज़ है थायराइड की। नॉन फंक्शनिंग ट्यूमर प्राइमरी ही है जिसमें डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा है, मेडुलरी कार्सिनोमा और लिम्फोमा, ठीक हो गया। ये क्लासिफिकेशन है थायराइड डिजीज़ की जो सारी हम अब कवर करेंगे इस चैप्टर में। अब जो है ना डिफरेंट प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स देख लेते हैं थायराइड डिजीज़ की, ठीक है। सबसे पहली है हाइपोथायरॉयडिज्म। अच्छा, तो ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म है ना, ये प्राइमरी हो सकती है कि थायराइड ग्लैंड में मसला है, थायराइड ग्लैंड की डिजीज़ है, या फिर ये सेकेंडरी होगी जिसमें हाइपोथैलेमिक या पिट्यूटरी डिजीज़ होगी, ठीक है। अच्छा, तो इसकी सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी सी प्रिवेलेंस बता दूँ हाइपोथायरॉयडिज्म की। हाइपोथायरॉयडिज्म जो है ना, ये 90% ऑफ द केसेस में ज़्यादातर जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ में, जिसमें भी हाशिमोटो थायरोइडाइटिस की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, ठीक है, ऑटो इम्यून। या फिर जब थायराइड फेलियर हो जाए रेडियो एक्टिव आयोडीन की वजह से, या हाइपर थायरोइडिज्म के लिए सर्जरी की गई हो, ठीक है, थायरोटॉक्सिकोसिस के लिए सर्जरी की गई हो, तो उसके बाद भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, ठीक है। स्पेशली जो आयोडीन डेफिशिएंट रीजन्स है वहाँ पर भी ये कॉमन है, ठीक है। तो उसमें कुछ जेंडर जो प्रीडिस्पोजिशन है उसमें आपने याद रखना है कि वुमेन 6 गुना ज़्यादा अफेक्ट होती हैं हाइपोथायरॉयडिज्म से बनिस्बत मैन के, ठीक है। अब मैं इसके आपको बहुत इंपॉर्टेंट से कॉजेज़ एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। कॉजेज़ में आपने याद रखना है कि डिफरेंट कैटेगरीज और स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जो हाइपोथायरॉयडिज्म करवाती हैं, ठीक है। यहाँ इनाम दानिश ने तो ऐसे लिख दिया है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हाइपोथायरॉयडिज्म। ये क्लासिफिकेशन देखने से पहले आप डेविडसन से एक बहुत अच्छी सी क्लासिफिकेशन है हाइपोथायरॉयडिज्म के कॉजेज़ की, ये देखें, ठीक है। इसमें सारे कॉजेज़ हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के, ठीक है। सबसे पहले है एंटी जो है जो भी कॉजेज़ हैं उसके इसने एंटी TPO एंटीबॉडीज़ बताई हैं, ठीक है। यानी थायराइड की ऑटो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं कि वो हमें इंडिकेट, अगर ये होंगी तो मतलब है, इसका मतलब है कि इंडिकेट कर रहा है कि मतलब इन पेशेंट्स में जो है ना थायराइड परऑक्सीडेज की एंटीबॉडीज़ होंगी, ठीक है, थायराइड परऑक्सीडेज की एंटीबॉडीज़ होंगी। अब जहाँ पर प्लस प्लस है वो याद रखिए कि मतलब हाई टाइटर मिलेगा तो मतलब डिटेक्ट होंगी, जहाँ पर ये माइनस है तो मतलब एब्सेंट है, एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस का मतलब है कि मे बी प्रेजेंट, ठीक है, और प्लस का मतलब है लाइकली टू बी डिटेक्टेड। प्लस प्लस में तो हाई टाइटर है ना, तो प्लस में लाइकली टू बी डिटेक्टेड। अच्छा, इसके अलावा एक और बात भी याद रखें कि ना थायराइड की ऑटो एंटीबॉडीज़ ना हेल्दी पॉपुलेशन में भी कॉमन है, तो इनकी प्रेजेंस जो है अलोन डायग्नोस्टिक नहीं होती है अनलेस कि अगर हमें हाई टाइटर नहीं मिलता, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे हर डिजीज़ में गोइटर, कि यानी वेदर गोइटर यानी इनलार्ज थायराइड ग्लैंड है उस कंडीशन में जो भी कॉज है, ठीक है। प्लस प्लस मतलब बहुत ज़्यादा यूजुअली प्रेजेंट है गोइटर और वो प्रोमिनेंट है। प्लस माइनस का मतलब है मे बी प्रेजेंट यानी वेरिएबल है, और माइनस मतलब एब्सेंट होगा गोइटर, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला कॉज देखें, ऑटो इम्यून कॉजेज होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के। ऑटो इम्यून में आपने याद रखना है एक कॉज है हाशिमोटो थायरोइडाइटिस, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है, जिसमें ना हाई एंटी TPO एंटीबॉडीज़ हमें मिलती हैं,
ठीक है, थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडीज ज़्यादा होती है और वेरिएबल गोइटर होगा, ठीक है, कभी कभार प्रोमिनेंट होगा या एब्सेंट होगा हाशिमोटो में। दूसरा है स्पॉन्टेनियस एट्रोफिक हाइपोथायरॉयडिज्म, ये भी ऑटो इम्यून है, एंड स्टेज ही होता है हाशिमोटो का, ठीक है, स्पॉन्टेनियस एट्रोफिक हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इसमें भी हाई टीपीओ एंटीबॉडीज़ होंगी विथ नो गोइटर, ठीक है, नेगेटिव है तो मतलब इसमें गोइटर नहीं है। तीसरा ऑटो इम्यून कॉज हाइपोथायरॉयडिज्म का याद रखिएगा, ग्रेव्स डिजीज़ है विथ TSH रिसेप्टर ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज़, ठीक है। ग्रेव्स डिजीज़ वैसे तो हाइपर थायरॉयडिज्म करवाता है यूजुअली, लेकिन कुछ पेशेंट्स में आपने याद रखना है कि ये एंटीबॉडीज़ डेवलप करते हैं जो कि TSH के रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे और हाइपोथायरॉयडिज्म करवाएंगे। ग्रेव डिजीज़ विथ TSH रिसेप्टर ब्लॉकिंग एंटीबॉडी, ठीक है। तो इसमें हमें जो एंटी थायरॉयड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडीज़ का टाइटर है ना वो लो मिल रहा है, क्योंकि सिर्फ प्लस है एक, तो इतना नहीं है, और गोइटर जो है वो प्लस माइनस है, यानी मे बी प्रेजेंट, वेरिएबल है गोइटर, ठीक है। क्योंकि देखें ग्रेव्स में गोइटर होता है लेकिन एंटीबॉडी ब्लॉक होंगे तो एट्रोफी भी हो सकती है, ठीक है। अब ऑटो इम्यून कॉजेज़ हो गए, अगले कॉजेज़ होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के आइट्रोजेनिक यानी मेडिकल इंटरवेंशन की वजह से हों। तो उसमें एक कॉज याद रखें, रेडियो एक्टिव आयोडीन अब्लेशन। ये क्यों की जाती है? ये हाइपर थायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए या थायराइड कैंसर के लिए अब्लेशन करते हैं, थायराइड के टिश्यू को ये डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उसकी वजह से फिर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। यहाँ एंटीबॉडीज़ हमें जो है लो मिलती है, सिर्फ एक प्लस है, क्योंकि जो डैमेज सेल्स है ना वो उनमें से रिलीज़ होगा, ठीक है, ड्यू टू द रिलीज फ्रॉम द डैमेज सेल्स, एंड हमें थोड़ी सी एंटीबॉडीज भी मिलती है इसमें, और लेकिन इसमें गोइटर वेरिएबल है, ठीक हो गया। इसके अलावा है आइट्रोजेनिक में थायरॉयडेक्टमी, यानी थायराइड का सर्जिकल रिमूवल किया गया है ग्लैंड का, तो ऑब्वियसली इससे भी हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, ये भी एक वजह है, लेकिन इसमें भी लो एंटीबॉडीज़ हैं और जो गोइटर है वो इसमें नहीं मिलता, क्योंकि थायराइड निकाल दिया गया है, गोइटर कैसे होगा, ठीक है। फिर ड्रग्स भी आइट्रोजेनिक में आती हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन अब्लेशन, थायरॉयडेक्टमी और ड्रग्स में आपने याद रखना है कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल, प्रोपाइलथायोरेसिल, ये जो है ना ये करवाती हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, क्योंकि ये एंटी थायरॉयड ड्रग्स हैं, हाइपर में हम देते हैं तो ऑब्वियसली ये हाइपो भी करवा सकती हैं अगर इनका डोज ज़्यादा लिया जाए, लेकिन इसमें लो एंटीबॉडीज़ मिलेंगी, ठीक है। अगर ये ड्रग्स ली जाएँ और हाइपो हो जाए तो एंटीबॉडी मिल सकती हैं, फिर डिटेक्टेबल हो सकती हैं, और गोइटर इसमें वेरिएबल होगा, क्योंकि हार्मोन की सिंथेसिस इनहिबिट हुई है ना ये ड्रग्स लेने से, तो TSH की स्टिमुलेशन होगी और पोटेंशियली गोइटर होगा, ठीक है। दूसरी ड्रग अम्योडारोन है, एंटी एरिथमिक, आपको पता है, जिसमें आयोडीन होता है, तो ये हाइपर और हाइपो दोनों थायरॉयडिज्म करवाती है। यहाँ एंटीबॉडी लो है और जो है वेरिएबल गोइटर मिल सकता है, ठीक है। और एक और ड्रग है लिथियम। अब लिथियम साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में दी जाती है, लेकिन ये थायराइड हार्मोन के रिलीज़ को इनहिबिट कर सकती है, तो यहाँ एंटीबॉडीज़ नहीं मिलेंगी, नेगेटिव हैं, लेकिन गोइटर वेरिएबल है, ठीक है। तो ड्रग्स आपने ये याद रखनी है, ये सारे हो गए आइट्रोजेनिक कॉजेज़ ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑटो इम्यून, आइट्रोजेनिक। फिर आती है कैटेगरी ट्रांजिएंट थायरॉयडाइटिस की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो, ट्रांजिएंटली हुआ है थायरॉयडाइटिस, इन्फ्लामेशन हुई है, उसमें दो याद रखने हैं, डीक्यूरवेंस यानी सब एक्यूट थायरॉयडाइटिस या पोस्ट पार्टम थायरॉयडाइटिस। जो सब एक्यूट थायरॉयडाइटिस होता है ना उसमें हमें एंटीबॉडीज़ मिलेंगी वेरिएबल, और जो गोइटर है वो वेरिएबल है, ठीक है, डिटेक्टेबल हो सकती है एंटीबॉडीज़, और ये वेरिएबल है। यानी इसमें होता ये है कि वायरल इन्फेक्शन के बाद ये होता है डीक्यूरवेंट थायरॉयडाइटिस, ठीक है। इसमें हाइपर थायरॉयडिज्म का पीरियड होगा, फिर ट्रांजिएंट हाइपो होगा, ठीक है, ट्रांजिएंट हाइपोथायरॉयडिज्म। तो एंटीबॉडीज़ तो लो हैं इन्फ्लामेशन की वजह से लेकिन मिल रही हैं, लेकिन गोइटर इसमें वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। और जो पोस्टपार्टम थायरॉयडाइटिस है, बच्चे के बर्थ के बाद जो है मदर को होगा, जिसमें इनिशियल हाइपर थायरॉयडिज्म होगा, लेकिन वही बात ट्रांजिएंटली हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। तो यहाँ पर भी एंटीबॉडीज़ वेरिएबल हैं, लो है, लेकिन गोइटर वेरिएबल है, ठीक हो गया। फिर एक और कॉज है आइट्रोजेनिक डेफिशिएंसी, सॉरी ऑटोइम्यून देखा, आइट्रोजेनिक, ट्रांजिएंट थायरॉयडाइटिस। अब आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, जैसे माउंटेन रीजन्स में डाइट में नहीं होता तो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस नहीं हो पाती, TSH उसके नतीजे में ज़्यादा बनेगा और थायराइड इनलार्ज होगा, तो देखें यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक गोइटर होगा, ठीक है, TSH क्योंकि फिर ज़्यादा हो रहा है ना, तो इस वजह से, जबकि एंटीबॉडीज़ यहाँ पर नेगेटिव हैं, ठीक है, नो एंटी TPO एंटीबॉडीज़।
एक और कॉज कंजेनिटल कॉजेज आपने दो याद रखने हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के, डिसहार्मोनोजेनेसिस, ठीक है, जिसमें जेनेटिक डिफेक्ट होता है थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस में, को अफेक्ट करता है। एंटीबॉडीज़ नहीं मिलेंगी, लेकिन इसमें कैरेक्टरिस्टिक गोइटर होता है क्योंकि क्रोनिक टीएसएच की स्टिमुलेशन हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से जो है गोइटर हमें मिलेगा। और दूसरा कंजेनिटल है थायराइड का एप्लेजिया, यानी थायराइड ग्लैंड बर्थ से ही एब्सेंट है, तो उसमें एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी लेकिन गोइटर भी नहीं होगा, एप्लेजिया है लेकिन उसको हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, ठीक है। फिर अनदर कॉज है इनफिल्ट्रेटिव। अब इनफिल्ट्रेटिव कॉजेज़ में अमाइलोइडोसिस, रिडल्स थायरॉयडाइटिस, सार्कोइडोसिस, ये कंडीशंस में सेल्स जो सब्सटेंसेस हैं वो इनफिल्ट्रेट करेंगे, थायराइड ग्लैंड को डैमेज करेंगे, तो एंटीबॉडीज़ इसमें हमें लो मिलती हैं, प्लस है। और गोइटर इसमें कैरेक्टरिस्टिक होता है, इनफिल्ट्रेटिव में भी गोइटर ज़्यादा है। लास्ट कॉज रह गया सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म, भी हाइपोथायरॉयडिज्म का कॉज है। सेकेंडरी मैंने आपको बताया जहाँ मसला पिट्यूटरी में हो, पिट्यूटरी का ट्यूमर है या हाइपोथैलेमस का, तो उसकी वजह से टीएसएच की डेफिशिएंसी हुई है। थायराइड ग्लैंड खुद हेल्दी है लेकिन वो स्टिमुलेट ही नहीं हो रहा क्योंकि टीएसएच की कमी है, तो ऐसे केस में ना तो गोइटर होगा ना ही एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज़ होंगी। दैट्स इट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं, ठीक है। ये टेबल आप याद कर लें तो इनफ है, अब आपको जो है इनाम दानिश से अच्छा समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर इनाम दानिश ने इसने बताया है, ठीक है, यहाँ पर इसने क्लासीफाई किया है प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म और इसने टर्शरी भी किया है, ठीक है। तो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म मैंने आपको बताया ना कि जहाँ पे मसला जो है वो ग्लैंड में हो, ठीक है, तो ये विथ या विदाउट गोइटर हो सकता है, ठीक है, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इसमें सबसे पहली वजह है इडियोपैथिक, ठीक है, इडियोपैथिक एट्रोफी हो जाए यानी ग्लैंड ही खुद ही श्रिंक हो गया, वजह नहीं पता, तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, ठीक है। दूसरा है रेडियो आयोडीन थेरेपी, जिस तरह मैं आपको बताया रेडियो एक्टिव आयोडीन का ट्रीटमेंट लिया जाता है अगर, तो वो उसका साइड इफेक्ट है हाइपोथायरॉयडिज्म करवाएगा, लेकिन इन सब में गोइटर नहीं हुआ, इनलार्जमेंट नहीं हुई, ठीक है। इसके अलावा एजेनेसिस, कंजेनिटली इसको नहीं है थायराइड ग्लैंड तो हाइपो में होगा। इसके अलावा ट्रांजिएंट ड्यू टू द थायराइड हार्मोन ट्रीटमेंट विथड्रॉल, सब अक्यूट थायरोडाइटिस, पोस्टमार्टम थायरोडाइटिस, ठीक है, इनमें सब में ट्रांजिएंटली होती है, ठीक है। और जो पॉजिटिव फैक्टर है अगर वो रिमूव किया जाए तो कंडीशन दोबारा सही हो सकती है, ठीक है, तो ट्रांजिएंट के ये कॉज है। फिर पेशेंट विद द प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन हैव 22% इंसिडेंस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, जिनको प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है उनको भी हाइपो होता है, 22% चांस है। एंड ट्रीटमेंट विद दी अल्फा इंटरफेरॉन थेरेपी का भी साइड इफेक्ट है हाइपोथायरॉयडिज्म। इनमें सब में गोइटर नहीं है, लेकिन जिसमें गोइटर होगा वो हाइपोथायरॉयडिज्म की प्राइमरी वजूहात होती हैं हाशिमोटो थायरोडाइटिस, ठीक है, ऑटो इम्यून कंडीशन, इम्यून ग्लैंड को अटैक किया, इन्फ्लामेशन हुई, गोइटर हुआ। दूसरा ड्रग इंड्यूस, मैंने आपको बताया लिथियम, अम्योडारोन, मेथिमाजोल, प्रोपाइल थायरोसिल, सल्फोनामाइड, ये ड्रग्स भी जो है वो गोइटर करवा के हाइपोथायरॉयडिज्म करवा रही हैं। इंडेमिक आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो उसमें गोइटर होगा, ठीक है, और हाइपोथायरॉयडिज्म होगा ज्योग्राफिकल एरियाज़ में, माउंटेन्स वगैरह में। इनबॉर्न एरर है यानी जेनेटिकली थायराइड एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो उससे भी कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म और गोइटर होगा। या ऐसे गोइट्रोजेनिक फूड कोई ले रहा है जिसको लार्ज क्वांटिटीज़ में और आयोडीन की भी डेफिशिएंसी है, तो वो गोइटर की फॉर्मेशन को भी जो है एग्जासरबेट करेगा, जैसे टर्निप्स खाने से, ठीक है, शलजम। तो ये विथ गोइटर और विदाउट गोइटर प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म के कॉजेज़ हैं। अब अगर हम सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म का कॉज देखें ना, सेकेंडरी में मसला ग्लैंड में नहीं होता, मसला पिट्यूटरी लीजन है। पिट्यूटरी जो है ना वो टीएसएच नहीं बना रहा, जो कि थायराइड को बोले कि तुम आगे हार्मोन बनाओ, टीएसएच ही नहीं है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड बिल्कुल सही है, नॉर्मल है, एबनॉर्मलिटी पिट्यूटरी में है, टीएसएच नहीं बन रहा, तो उसको सेकेंडरी कहेंगे। टर्शरी जो है ना ये लीस्ट कॉमन टाइप होती है और इसमें हाइपोथैलेमस में इशू होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस टीआरएच नहीं बना रहा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो फिर जाके टीएसएच को स्टिमुलेट करता है, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है कि वो टीएसएच बनाए, और फिर टीएसएच जाके ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, थायराइड ग्लैंड को, कि वो T3 और T4 बनाए। तो टीआरएच ही नहीं है तो उसको हम टर्शरी हाइपोथायरॉयडिज्म कहेंगे, ठीक है। ये है क्लासिफिकेशन एटियोलॉजी हाइपोथायरॉयडिज्म की। ये याद कर लें या डेविडसन वाला याद कर लें, जो आपको इजी लगे, ठीक है। अच्छा, अब ये टेबल भी इसने बना दिया है कॉजेज़ ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म को समराइज़ करने के लिए। प्राइमरी कॉजेज़ हैं, सेकेंडरी और वो हमने टर्शरी भी देखा,
प्राइमरी में ये इसने थोड़ा सा डेविडसन के अकॉर्डिंग किया है। कंजेनिटल है, कंजेनिटल में या तो ग्लैंड की एजेनेसिस है या एक्टोपिक थायराइड रेमिनेंट्स है, ठीक है। दूसरा है डिफेक्ट्स ऑफ द हार्मोन सिंथेसिस, उसमें आ जाता है आयोडीन डेफिशिएंसी, ठीक है। हार्मोन ही नहीं बन रहा तो उसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है, ठीक है। हार्मोन ही नहीं है तो आयोडीन की डेफिशिएंसी है, ठीक है। या फिर डिसहार्मोनोजेनेसिस है, यानी एंजाइम वो नहीं है जो उसको बनाते हैं हार्मोन को, थायराइड हार्मोन को। या एंटी थायराइड ड्रग्स ले रहा है या कोई और ड्रग, लिथियम अम्यूडारोन, इंटरफेरोन वगैरह जो इंटरफेयर कर रही हैं, तो ये हार्मोन की सिंथेसिस में डिफेक्ट। तीसरे ऑटो इम्यून कॉजेज़ हैं, ठीक है। ऑटो इम्यून में जो है उसमें ही फर्दर आ जाता है एट्रोफिक थायरोडाइटिस, यानी श्रिंक हो गया है ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से, डिस्ट्रॉय हो गया, ग्लैंड श्रिंक हो गया है। या ऑटो इम्यून में हाशिमोटो थायरोडाइटिस, एंटीबॉडीज़ ने अटैक किया, गोइटर हो गया। या इन्फेक्टिव, ये हो गए दो ऑटो इम्यून। फिर है इन्फेक्टिव कॉजेज़, इन्फेक्टिव जो है ना, इन्फेक्शन की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो। इन्फेक्टिव में आता है पोस्ट सब एक्यूट थायरोइडाइटिस, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म जो है ना इन्फ्लामेटरी फेज़ के बाद होगा, सब एक्यूट थायरोइडाइटिस के इन्फ्लामेटरी फेज़ के बाद हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, और ये मैंने आपको बताया वायरल ओरिजिन का होता है ज़्यादातर, ठीक है। इसके अलावा है पोस्ट सर्जरी, सर्जरी के बाद भी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। कौन सी सर्जरी? पोस्ट इरेडिएशन, ठीक है, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी, एक्सटर्नल नेक की इरेडिएशन, ठीक हो गया। इसके अलावा इनफिल्ट्रेशन की वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, ट्यूमर जब इनफिल्ट्रेट वगैरह करे, ठीक है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस टू थायराइड हार्मोन, ठीक है, रेजिस्टेंस हो गई है, हार्मोन सही है लेकिन रेजिस्टेंस है तो उससे भी होगा। सेकेंडरी कॉजेज़ में पिट्यूटरी में मसला होता है जिसमें TSH, आइसोलेटेड TSH डेफिशिएंसी है, ठीक हो गया। थोड़ा सा ही आगे से थोड़ा सा एलेबोरेट किया है एट्रोफिक थायरोडाइटिस को, ठीक है। ऑटो इम्यून में था ना एट्रोफिक और हाशिमोटो, तो एट्रोफिक के बारे में कह रहा है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। मोस्ट कॉमन फॉर्म हाइपोथायरॉयडिज्म की एट्रोफिक है, मोस्ट कॉमन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि लिम्फोइड इन्फिल्ट्रेशन करवाती हैं ग्लैंड की, लिम्फोइड आके ग्लैंड को इन्फिल्ट्रेट करेंगे और इवेंचुअली एट्रोफी एंड फाइब्रोसिस हो जाएगी। तो इसका फीमेल टू फीमेल रेशो कितना है? 6:1 एट्रोफिक हाइपोथायरॉयडिज्म का। बाकी ऑटो इम्यून कंडीशन जैसे पर्निशियस एनीमिया भी ऐसे पेशेंट्स को हो सकती है जिनको एट्रोफिक हाइपोथायरॉयडिज्म है, ठीक है। अगली कंडीशन है हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस। अब ये जो फॉर्म है ऑटो इम्यून अच्छा, अब अगली जो कंडीशन है वो है हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस, ये भी ऑटो इम्यून में आ रहा है हाइपोथायरॉयडिज्म के कॉज में। तो ये फॉर्म जो ऑटो इम्यून थायरॉयडाइटिस की है ना, ये एसोसिएट होती है एट्रोफिक चेंजेस विथ रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन में एट्रोफिक चेंजेस आए हैं तो उसकी वजह से गोइटर फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर फीमेल टू मेल रेशो 6:1 है। टिपिकली 20 से 60 साल की उम्र की जो फीमेल्स हैं उनको अफेक्ट करता है हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस, जो स्मॉल टू मॉडरेटली लार्ज डिफ्यूज़ गोइटर के साथ आती है। इसमें गोइटर हो रहा था, ठीक है, बार बार हमने देखा। इसमें बाकी ऑटो इम्यून डिजीज़ भी साथ में उसको हो सकती हैं, जैसे इसी पेशेंट को मायस्थेनिया ग्रेविस हो सकता है, जॉगरन सिंड्रोम, एड्रीनल इंसफिशिएंसी जिसमें श्मिट्स सिंड्रोम, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ हो सकती है, सीलिक डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। कोई ना कोई और ऑटो इम्यून डिजीज़ हाशिमोटो के साथ एसोसिएशन होती हैं। और ये हेपेटाइटिस C वालों में भी कॉमनली देखा गया है हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस। इसमें सर्कुलेटिंग लेवल एंटी थायरॉयड परऑक्सीडेज के ज़्यादा मिलते हैं, यानी एंटीबॉडीज़ ज़्यादा मिलेंगी, या एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है। या तो एंटी थायरॉयड परऑक्सीडेज TPO एंटीबॉडीज़ या एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ हमें हाशिमोटो में मिलती हैं, ठीक है। हुआ क्या है, ऑटो इम्यून थायरॉयडाइटिस ही है जिसमें रीजनरेशन में एट्रोफिक चेंजेस आए हैं और गोइटर फॉर्मेशन हुई है। इसके अलावा हमने कहा था कि आयोडीन की डेफिशिएंसी भी हाइपोथायरॉयडिज्म करवाती है। हिली एरियाज़, माउंटेन एरिया जहाँ पर डाइट में आयोडीन इनसफिशेंट होता है तो उससे थायराइड हार्मोन की फॉर्मेशन कम होगी तो थायराइड कम बनेगा, हार्मोन T3 T4, तो TSH स्टिमुलेट होगा कि भाई मैं नहीं हूँ तो TSH पिट्यूटरी ज़्यादा बनाएगा, ठीक है। तो उससे जो है थायराइड इनलार्जमेंट होगी और गोइटर होगा, तो इसीलिए आयोडीन की डेफिशिएंसी में भी हमें गोइटर मिल रहा है। डिसहार्मोनोजेनेसिस एक रेयर कंडीशन होती है जिसमें जेनेटिक डिफेक्ट आ जाता है। जेनेटिक डिफेक्ट डिसहार्मोनोजेनेसिस में है, हार्मोन की सिंथेसिस में, थायराइड हार्मोन बनने में कोई जेनेटिक डिफेक्ट है तो पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म भी होगा और इसमें भी गोइटर होगा, ठीक है। ये सारे हमने यहाँ पर डिटेल में कॉजेज़ ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म कंप्लीट किए। अच्छा, इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं ना इसके हाइपोथायरॉयडिज्म के, इसके सिम्टम्स डिपेंड करते हैं ड्यूरेशन पे भी और सिवियरिटी ऑफ कंडीशन कितनी है, ठीक है।
तो इसका इंसीडियस ऑनसेट है, यानी कंप्लीट थायराइड फेलियर जो है ना वो स्लोली डेवलप करता है, जिसको महीनों से सालों लगते हैं। तो उसमें वाइड रेंज ऑफ हमें क्लिनिकल फीचर्स मिलते हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, जिसमें आपने एक याद रखना है कि कुछ जो है कॉमन होते हैं, कुछ लेस कॉमन और कुछ रेयर सिम्टम्स एंड साइंस होते हैं, ठीक है। पहले तो आप जो है ये देखें अगर, तो इसमें आपने कॉमन जो सिम्टम्स याद रखने हैं पेशेंट में जो होंगे, वो उसका वेट गेन होगा, उसको कोल्ड इंटॉलरेंस की कंप्लेन होगी कि उसको सर्दी ज़्यादा लगती है हाइपोथायरॉयडिज्म में, फटीग होगी, नींद ज़्यादा आएगी, ड्राई स्किन, ड्राई हेयर और मेनोरेजिया होगा, ठीक है। ये कॉमन होते हैं। साइंस में हमें सिर्फ वेट गेन ही मिलेगा कॉमनली। जो लेस कॉमन सिम्टम्स हैं वो है उसको कॉन्स्टिपेशन भी होगी, हॉर्सनेस, कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है, एलोपेशिया की कंप्लेन, बाल गिरेंगे, एक्स एंड पेन होंगे, दर्द हर जगह पे, मसल स्टिफनेस होगी, डेफनेस, डिप्रेशन, ठीक है, और इसके अलावा इनफर्टिलिटी। ये लेस कॉमन सिम्टम्स हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के। लेस कॉमन में जो हमें साइंस मिलते हैं ना, वो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, फेशियल फीचर्स में उसके पर्पलिश लिप्स होंगे, मेलार फ्लश, पेरी ऑर्बिटल इडीमा आइज़ के अराउंड, लेटरल आईब्रो जो है उसके लॉस हो जाएंगे, अनीमिया होगी, कैरोटिनीमिया, ठीक है, एरिदमा एब इग्नी, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन होगा, डिलेड रिलैक्सेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस, ठीक है, रिलैक्स नहीं करेंगे, डिले होंगे, और डर्मल मिक्सिडीमा, ठीक है। ये जो है लेस कॉमन साइंस है। जो रेयर सिम्टम्स है ना, रेयर में है कि इसको मिक्सिडीमा मैडनेस होगी, जिसको साइकोसिस होगी, जिसको मिक्सिडीमा मैडनेस कहते हैं, ये रेयर है सिम्टम। गैलेक्टोरिया और इम्पोटेंस भी होती है, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म में। और रेयर साइन है इलियस, असाइटीज, पेरिकार्डियल एंड प्लूरल इफ्यूजन, सेरिबेलर अटेक्सिया, मायोटोनिया, ठीक है। तो आगे देखें कि इसने भी यही एक्सप्लेन किया है कि जो क्लिनिकल फीचर्स हैं उसमें सिम्टम्स होंगे फटीग, लिथार्जी, ठीक है। अब इस फीमेल को भी अगर आप साथ में देखें हाइपोथायरॉयडिज्म की है, तो इसको देखते हुए याद कर लें कि इसको फटीग है, लिथार्जिक है, वीकनेस होगी, आर्थरेल्जिया, ठीक है, जोड़ों में दर्द होगा, मायल्जिया, मसल क्रैम्प्स होंगे, ये सारे अर्ली सिम्टम है। कोल्ड इंटॉलरेंस, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई स्किन, हेडेक, मेनोरेजिया, ठीक है। अब फिज़िकल साइंस इसमें फ्यू होंगे या एब्सेंट होंगे, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए सारी डिटेल में, वो आप बस याद कर लें। तो साइंस में उसके जो नाखून होंगे ना, वो थिन ब्रिटल नेल होंगे, और हेयर भी पेलार होगा, और रिफ्लेक्सेस भी डिलेड होंगे, ठीक है। ये सारे अर्ली हो गए। लेट सिम्टम्स में स्लो स्पीच होगी, एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग ही नहीं हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, पेरिफेरल एडिमा, पेलार, हॉर्सनेस, सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल कम हो गया है, मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, डिस्निया, वेट गेन, डेफनेस, एमेनोरिया या मेनोरेजिया हो सकता है लेट। जो लेट फिजिकल साइंस है उसमें गोइटर भी बन सकता है, फेस की पफीनेस, आईलिड्स की, टिपिकल कैरोटिनेमिक स्किन कलर हो जाएगा, ठीक है। आउटर हाउस जो है आईब्रो के वो थिन हो जाएंगे, टंग थिकनिंग हो जाएगी, हार्ड किस्म की पिटिंग इडीमा होगी, पेरिटोनियल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल एंड प्लूरल कैविटीज़ में भी और एज वेल एज जॉइंट में भी इफ्यूजन होगी, ठीक है, लेट साइन है। और कार्डियक इन्लार्जमेंट होती है क्योंकि पेरिकार्डियल इफ्यूजन की वजह से। हार्ट रेट स्लो होगा, ठीक है। डिस्टोलिक हाइपरटेंशन में बी प्रेजेंट, हाइपोनेट्रीमिया ड्यू टू इम्पेयर्ड रीनल ट्यूबुलर सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, तो हाइपोनेट्रीमिया सोडियम कम होगा, ठीक है, रीनल ट्यूबुलर सोडियम रीअब्जॉर्प्शन क्योंकि इम्पेयर हुई है। और डायस्टोलिक आपने याद रखना है, हाइपरटेंशन होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें जो मिक्सिडीमा होता है ना, मिक्सिडीमा प्रोलॉन्ग्ड हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से एक्चुअली ना बॉडी टिश्यूज़ में इनफिल्ट्रेशन हो जाती है बाय म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स, यानी हाइलुरोनिक एसिड और कॉन्ड्रोटिन जो है वो बॉडी टिश्यूज़ में आके इनफिल्ट्रेट करते हैं, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट भी और हाइलुरोनिक एसिड। तो उसकी वजह से इनको जो है ना ये लो पिच्ड वॉइस है, हेयरिंग का मसला, सुनने का, स्लर्ड स्पीच होगी क्योंकि टंग इनकी इनलार्ज हो जाती है, कार्पल टनल सिंड्रोम क्योंकि मीडियन नर्व जो है रिस्ट पे कंप्रेस हो रही है, नॉन पिटिंग इडीमा होगी मिक्सिडीमा की वजह से, हाथों में, पैरों में, आईलिड्स में, और पेरी ऑर्बिटल पफीनेस भी मिलेगी, ठीक है। फेशियल पेलार क्यों है? क्योंकि वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से और अनीमिया की वजह से। जो कैरोटीनीमिया मैंने कहा ना, लेमन येलो टिंट होगा स्किन का, लिप्स जो है वो पर्पलिश होंगे और मेलार फ्लश होगा। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स जो है ना
बहुत से केसेस में क्लिनिकली ऑब्वियस नहीं होते, हमें हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन चाहिए होता है, जैसा कि पेशेंट जो है ना वो जनरल कंप्लेन के साथ सिर्फ आते हैं हाइपो में, कि भाई उनको थकावट होती है, उनका वज़न बढ़ गया है, डिप्रेशन है या कार्पल टनल सिंड्रोम है, ठीक है, इस तरह की कंप्लेन के साथ आएंगे। अच्छा, एक और है ट्रांजिएंट हाइपोथायरॉयडिज्म। ये बहुत ज़रूरी है कि हम ट्रांजिएंट फॉर्म्स को जो है ना वो आइडेंटिफाई करें आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेव डिजीज़ फॉर एग्जांपल होता है, या थायरोटॉक्सिक फेज़ जो है ना सब एक्यूट थायरोडाइटिस का, उसके थायरोटॉक्सिक फेज़ के बाद भी हो जाता है ट्रांजिएंट हाइपो, या पोस्टपार्टम थायरोडाइटिस में भी हमने देखा ट्रांजिएंट होता है। तो ऐसे केसेस में लाइफ लॉन्ग थायरोक्सिन ज़रूरी नहीं होती, वो ट्रांजिएंट है, तो पेशेंट एसिम्टोमेटिक हो सकता है या वो खुद ही रिकवर कर जाएगा स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। यहाँ पर ये हो गए क्लिनिकल फीचर्स कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं थोड़ी सी एग्जामिनेशन ऑफ द हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट, किस तरह से हम एग्जामिन करेंगे। देखिए, एग्जामिनेशन जो है ना हाइपोथायरॉयड पेशेंट की, इस फिगर को आप अगर देखते जाएँ तो इसमें बिफोर और आफ्टर दिखाया गया है हाइपोथायरॉयडिज्म का, ठीक है। थोड़ी सी मैनेजमेंट के बाद उनमें इंप्रूवमेंट हुई है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट जो है सबसे पहले तो हमने उनकी इसमें शॉर्ट या लॉन्ग केस आता है इनकी एग्जामिनेशन पे, ठीक है। आपने शुरू हैंड से करना है। हाथ जब आप देखेंगे इनके तो उन पर आपको पेरिफेरल जो है साइनोसिस मिलेगी, स्वेलिंग होगी, ड्राई और कोल्ड किस्म के हाथ होंगे, ठीक है, और अनीमिया मिलेगी। फिर आर्म्स पर आएंगे आप, आर्म्स में आपने पल्स जब देखी तो ब्रेडिकार्डिया मिलेगा हाइपोथायरॉयडिज्म में, ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम होगा पल्स का, ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम पल्स। फिर आपने कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए टेस्ट करना है, जिसमें आपने ना उसका जो फ्लेक्सर रेटिनैक्युलम जो होता है ना, थिनार एमिनेंट के बेस पे जो है फ्लेक्सर रेटिनैक्युलम बिल्कुल मीडियल टू द बेस ऑफ थिनार एमिनेंट विद द रिस्ट एक्सटेंडेड, वहाँ पे आप टैप करोगे, ठीक है। इस वीडियो में भी देखें, बिल्कुल जो बेस है थिनार एमिनेंस की, उसकी बेस पर जो है ना फ्लेक्सर रेटिनैक्युलम के मीडियली यूँ टैप करना है, ठीक है, और रिस्ट जो है वो एक्सटेंडेड होगी, ठीक है। तो उससे जो है ये कार्पल टनल सिंड्रोम को जो है डायग्नोस किया जाएगा, पेन होगा, ठीक है, ठीक है। इसको डुरकान टेस्ट भी कहा जाता है। इसके ये डुरकान टेस्ट में एक्चुअली ऐसा होता है कि आपने जो है ना यहाँ पर 30 सेकंड तक यूँ प्रेशर मेंटेन करना है, ठीक है। अगर उनको मीडियन नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में पैरेस्थीसिया होंगे तो उसका मतलब है इनको कार्पल टनल सिंड्रोम है, ठीक है। नेगेटिव टेस्ट होगा तो मतलब उसको कोई अगर पेन नहीं होगा 3 मिनट्स या उससे बाद तो मतलब नेगेटिव टेस्ट है। तो आम में हमने पल्स देखी, टेस्ट किया ये कार्पल टनल सिंड्रोम का, और हम बाइसेप्स रिफ्लेक्स देखेंगे तो हाइपोथायरॉयडिज्म में बाइसेप रिफ्लेक्स डिलेड मिलेगा, ठीक है। फिर हम प्रोक्सिमल मायोपैथी के लिए भी टेस्ट करेंगे, वैसे वो रेयर है। फिर आप आ जाएंगे फेस पे, तो फेस पे आपको जो है ना एलोपेशिया मिलेगा, ठीक है, ड्राई किस्म के और पतले हेयर होंगे, थिन हेयर होंगे, ठीक है। मेंटल स्लोनेस और डिप्रेशन होगा इनको। फिर आप जनरल स्वेलिंग के लिए देखोगे और पेरी ऑर्बिटल इडीमा के लिए देखोगे, जो कि इनको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। आउटर हाफ जो होंगे ना आईब्रोज़ के, इसमें तो थोड़े सही हैं, लेकिन आउटर हाफ जो है वो लॉस्ट हो जाता है आईब्रोज़ का, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से। और विटिलाइगो होगा उनको, ठीक है, और टंग उनकी स्वॉलन होगी। फेस में आप हॉर्सनेस ऑफ वॉइस के लिए भी चेक करोगे, स्लोनेस ऑफ स्पीच, आप उनको कहोगे अपना नाम बताएं, ठीक है। और कभी कभार एग्जामिनर आपको एग्ज़ाम में ये भी कहेगा कि आप एक ऐसा क्वेश्चन पूछें पेशेंट से डायग्नोसिस के लिए, यानी डायग्नोसिस के लिए आप सिर्फ पेशेंट से एक सवाल करेंगे, तो आपने कहना है कि आई वुड लाइक टू आस्क द नेम ऑफ द पेशेंट टू चेक हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। ये आपने पॉइंट कभी भी नहीं बोलनी हाइपोथायरॉयडिज्म में। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस के लिए आपने ना पूछा, ना चेक किया, तो आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो आपने वॉइस के ज़रिए आप उससे जो है या तो नाम पूछ लो, आप अपना नाम बताएं, तो जब बताएंगे तो उनकी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी, इससे आप डायग्नोस करोगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपने फेस में डेफनेस के लिए भी टेस्ट करना है बायोलेटरली, क्योंकि नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है। फिर आप आएंगे लेग्स पे, तो लेग्स में एंकल जर्क भी स्लो होगा, ठीक है, जिस तरह बाइसेप्स भी डिलेड था, तो यहाँ पे लेग्स में एंकल जर्क स्लो होगा। पेरिफेरल न्यूरोपैथी मिलती है, इडीमा भी मिलता है हाइपो में। चेस्ट पे ना, चेस्ट में प्लूरल या पेरिकार्डल इफ्यूजन के साइन मिलेंगे, और सैंड पेपर लाइक रफ़ स्किन होगी चेस्ट वाले एरिया पे, सैंड पेपर की तरह बिल्कुल रफ़ स्किन। ये पूरा जो है शॉर्ट या लॉन्ग केस आ सकता है हाइपोथायरॉयड पेशेंट की एग्जामिनेशन का, ठीक है। अब हम चलते हैं इन्वेस्टिगेशंस की तरफ। अच्छा, इन्वेस्टिगेशंस में देखें, प्राइमरी जो हाइपोथायरॉयडिज्म है मोस्ट कॉमन जो होता है, उसमें मैंने आपको बताया थायरॉयड ग्लैंड में ही मसला है, तो लो सीरम T4, ठीक है, थायरॉयड हार्मोन के लेवल्स ही लो होंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म है ना, तो सीरम T4 लो मिलेगा आपको, थायरॉयड फंक्शन टेस्ट आप करवाओगे। TSH आपको एलिवेटेड मिलेगा, हाई मिलेगा, क्योंकि T4 कम है ना,
तो TSH के लेवल हाई होंगे, यूजुअली आपने याद रखने हैं मोर देन 20 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से ज़्यादा होंगे, क्योंकि पिट्यूटरी क्या कर रहा है, अंडर एक्टिव थायराइड को स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो TSH बड़ा है, ज़्यादा है, ठीक है। और सीरम में जो T3 होगा ये जनरली अनहेल्पफुल होता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। ये रिलायबली डिस्टिंग्विश नहीं करता नॉर्मल और हाइपोथायरॉयड स्टेट के दरमियान, ठीक है, ये इतना ज़रूरी नहीं है। T4 और TSH इनफ होता है। और थायराइड पर ऑक्सीडेज की बात करें तो वो इसने नहीं मेंशन किया, तो थायराइड पर ऑक्सीडेज जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ना, TPO एंटीबॉडीज़, ये हेल्पफुल होती हैं ऑटो इम्यून को डायग्नोस करने के लिए, ठीक है, ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस को। ये हो गई प्राइमरी की प्रोफाइल पूरी, ये करवाएंगे। अगर सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में, जो कि रेयरली ही होता है पिट्यूटरी में मसला, तो उसमें TSH की ही सिक्रीशन नहीं हो रही हाइपोथैलेमिक या एंटीरियर पिट्यूटरी से, तो उसमें TSH की जो है TSH जो होगा ना वो इनएप्रोप्रिएटली हमें लो मिलेगा या नॉर्मल मिलेगा, डिस्पाइट T4 के लेवल लो होंगे हाइपोथायरॉयडिज्म में, लेकिन TSH भी कम होगा या नॉर्मल होगा, ठीक है। तो सेकेंडरी में ये हमें मिलता है फाइंडिंग। इसके अलावा आपने ECG करवानी है। ECG फाइंडिंग सिवियर केसेस में है ना, याद रखिएगा, सिवियर केसेस में ECG में साइनस ब्रेडिकार्डिया आपको मिलता है, साइनस ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म में लो वोल्टेज के कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे, और ST सेगमेंट या T वेव की एबनॉर्मेलिटीज़ मिलेंगी हाइपोथायरॉयड पेशेंट में। साइनस वेव ब्रेडिकार्डिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया के लिए लो वोल्टेज कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ठीक है, वोल्टेज कम होगा उनका, और ST सेगमेंट या T वेव की एबनॉर्मेलिटीज़, ये ECG फाइंडिंग आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। अच्छा, इसने लिखी है एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज और एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ भी हमने करवानी है आशिमोटो में। अदर में हम सीरम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज और क्रेटिनिन काइनेज करवाएंगे, तो वो हमें हाइपोथायरॉयडिज्म में रेज्ड मिलते हैं, ठीक है। सीरम कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लाइसराइड भी रेज्ड मिलते हैं। इसके अलावा सीरम सोडियम डिक्रीज्ड होगा, ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, हाइपोनेट्रीमिया होता है क्योंकि रीनल ट्यूबुलर सोडियम रीअब्जॉर्प्शन जो है वो इम्पेयर हुई है, और अनीमिया मिल सकती है नॉर्मल या इंक्रीज्ड मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम के साथ, वो ज़्यादा भी होगा या नॉर्मल होगा, लेकिन अनीमिया होगी। ECG पे वही साइनस ब्रेडिकार्डिया एंड लो वोल्टेज कॉम्प्लेक्सेस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट हुई इसकी हाइपोथायरॉयडिज्म की। T4 करवाना है, TSH करवाना है, एंटीबॉडीज़ एंड अदर में LDH, क्रेटिनिन काइनेज, सीरम कोलेस्ट्रॉल, सीरम सोडियम एंड CBC। अच्छा, ये वैसे जो है ना अदर जो है वो नॉन स्पेसिफिक लैब एबनॉर्मलिटीज़ हैं जो हमें मिलती हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में, मेनली यही हमने करवाना है, तो सीरम T3 और TSH, ये 2 इन्वेस्टिगेशन है, और एंटीबॉडीज़ भी करवा सकते हैं, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म में। बाकी जो नॉन स्पेसिफिक लैब फाइंडिंग है ना, उसमें मैंने आपको बताया कि क्रेटिनिन काइनेज ज़्यादा मिलेगा, तो हाइपोथायरॉयडिज्म में ज़्यादा मिलता है, मसल मेम्ब्रेन की फ्रेजिलिटी को बता रहा है और परमेबिलिटी बढ़ गई है हाइपोथायरॉयड स्टेट में, तो हम क्रेटिनिन काइनेज करवाएंगे, ज़्यादा मिलेगा। और सीरम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज और एस्पार्टेट जो है AST, ये भी हमें मिलता है, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, ठीक है, क्योंकि ये मसल्स में पाए जाते हैं, तो मसल इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये हमें एलिवेटेड मिलेंगे। सीरम कोलेस्ट्रॉल मैंने आपको बताया ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म में ना कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म याद रखिएगा कम हो जाता है, तो टोटल जो है एलिवेटेड होगा, और LDL कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होगा, तो ये एक वेरी कॉमन और इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हो जाता है। सीरम में जो सोडियम है वो कम हो जाएगा, ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया, क्योंकि वही बात है, वाटर एक्सक्रीशन इम्पेयर हुई है, और ADH जो है उसकी एक्टिविटी भी ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म में हाइपोनेट्रीमिया होगा। अनीमिया मैंने आपको बताया कि नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक और मैक्रोसाइटिक, ठीक है, क्योंकि एरिथ्रोपोइसिस कम हुई है और आयरन का मेटाबॉलिज्म अल्टर हुआ है, तो नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, ठीक है, और मैक्रोसाइटिक इसलिए कि विटामिन B12 या फोलेट की डेफिशिएंसी क्योंकि हाइपो के साथ हो सकती है, तो इसलिए मैक्रोसाइटिक, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये एक बहुत अच्छा सा फ्लो चार्ट बना हुआ है डेविडसन में, जिसमें जो है ना अप्रोच है टू एडल्ट्स विद सस्पेक्टेड प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, इससे जो है ना हेल्थ केयर प्रोफेशनल स्टेप्स के ज़रिए डायग्नोस करेंगे स्पेसिफिक वजह क्या है, कॉज क्या है हाइपोथायरॉयडिज्म का। अगर उनको एलिवेटेड TSH मिलता है और लो T4 लेवल्स मिलते हैं, ठीक है, तो हम इसमें सेकेंडरी और ट्रांजिएंट फॉर्म्स को भी रूल आउट कर सकते हैं, तो ये चार्ट आपने जहन में अच्छी तरह से रखना है, ठीक है। सबसे पहला देखें स्टार्टिंग पॉइंट, अगर हमें TSH एलिवेट मिला है, पेशेंट ने थायराइड प्रोफाइल करवाई है, TSH बढ़ा हुआ है, T4 कम है, तो यानी प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म है, ठीक है। तो अब इसमें जो सिनेरियो है ना,
अब इसमें जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वो है TSH के लेवल हमने देखने हैं कि क्या वो 20 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से कम है। अगर इससे कम है तो फिर एल्गोरिदम हमने पहला कंसीडर ये करना है कि क्या उसको सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म के कोई फीचर्स हैं, सेकेंडरी जिसमें मतलब पिट्यूटरी में मसला होता है उसके कोई फीचर्स हैं, ठीक है। तो अगर हैं यस तो इसका मतलब सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म सस्पेक्टेड है, ठीक है। अगर नहीं है ऐसे कोई सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म के फीचर्स तो फिर हमने जो है ना पॉसिबल नॉन थायरॉयडल इलनेस कंसीडर करनी है, ठीक है, कि क्या पेशेंट अक्यूटली इल है, ठीक है। यानी अगर पेशेंट अक्यूटली इल होगा तो नॉन थायरॉयडल इलनेस कभी कभार जो है ना वो भी थायरॉयड फंक्शन टेस्ट को अफेक्ट करती है, ठीक है, अगर वो अक्यूटली इल होता है तो। अगर वो अक्यूटली इल है तो जब उसकी इलनेस रिजॉल्व हो जाएगी ना तो फिर हम रिपीट करवाएंगे उसको ये टेस्ट, थायरॉयड प्रोफाइल दोबारा करवाएं, ठीक है। अगर इलनेस अक्यूट नहीं है तो फिर ये बात कंटिन्यू होगा एनी फीचर ऑफ ट्रांजिएंट हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, ट्रांजिएंट हाइपोथायरॉयडिज्म के कोई फीचर्स हैं, ठीक है। तो अगर हमें TSH ये हो गया कि अगर कोई हमें ट्रांजिएंट हाइपोथायरॉयडिज्म के कोई फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि उसमें हमने देखना है नेक में पेन है, नेक पेन होगा तो सब एक्यूट थायरॉयडाइटिस हो सकता है। 12 महीनों से कम जो है लेस दैन 12 मंथ पोस्टपार्टम उसको टाइम चल रहा है तो उसका मतलब है मे बी इसको अभी ये पोस्टपार्टम थायरॉयडाइटिस चल रहा हो, या उसको रीसेंट कोई सिम्टम हुआ है थायरोटॉक्सिकोसिस का तो वो पोस्ट थायरोटॉक्सिक फेज़ ऑफ थायरॉयडाइटिस को इंडिकेट कर सकता है, ठीक है। तो यानी अगर आपको जो है TSH 20 मिली इंटरनेशनल यूनिट से कम मिला, ठीक है, तो उसमें आपने देखने हैं सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म के फीचर्स, ठीक है। यहाँ पर इसने जो 4 लिखा है ना सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म के आपने फीचर्स देखने हैं, कि अगर हैं तो फिर जो है वो ये बात डाइवर्ज हो जाएगा। अगर नहीं है सेकेंडरी के फीचर पिट्यूटरी वगैरह का मसला नहीं है तो फिर आप उसमें भी आपने देखना है कि अक्यूट इलनेस तो अभी कोई नहीं चल रही, मे बी उसकी वजह से इसकी प्रोफाइल ख़राब आई है। अक्यूट इलनेस भी अगर नहीं है तो इसका तो हाँ आप जो है आगे कंटिन्यू करोगे कि नहीं अक्यूट इलनेस भी नहीं चल रही तो फिर ये रिपोर्ट्स क्यों ख़राब आई हैं, TSH क्यों ज़्यादा है, TF4 क्यों ज़्यादा है, तो फिर आप उसको ट्रांजिएंट थायरॉयडाइटिस के फीचर्स देखोगे कि नेक में पेन है, 12 महीनों से कम चल रहा है टाइम पीरियड, पोस्टपार्टम में तो नहीं है, पोस्टपार्टम को 12 महीनों से कम टाइम तो नहीं हुआ, ठीक है, और या रिसेंट कोई सिम्टम तो नहीं हुआ थायरोटॉक्सिकोसिस का, ठीक है। अगर हाँ इनमें से कुछ है, ठीक है, कोई ट्रांजिएंट हाइपोथायरॉयडिज्म का अगर आपको फीचर मिला तो हमारी डायग्नोसिस होगी ट्रांजिएंट हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। फिर हमने उसके लिए एक्शन लेना है। क्या एक्शन लेंगे? हम टेम्पररीली उसको T4 रिप्लेसमेंट देंगे क्योंकि ट्रांजिएंट हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है। टेम्पररी में क्या होता है 4 महीनों के बाद उसमें जो है ना नॉर्मल TSH हो जाता है, ठीक है। जब आफ्टर द 4 मंथ विथ नॉर्मल TSH फिर हम उसकी 50 माइक्रोग्राम पर डे कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे डोज 6 हफ्तों के लिए, ठीक है। और फिर दोबारा हम उसको कहेंगे अब आप अपनी TSH रिपोर्ट्स करवाएं, TSH प्रोफाइल करवाएं, थायरॉयड प्रोफाइल में TSH करवाएं, ठीक है। जब हमने इसको थोड़े टाइम के लिए दिया T4 रिप्लेसमेंट, क्योंकि ट्रांजिएंट हाइपोथायरॉयडिज्म में 4 महीनों के बाद हम उसका 50 माइक्रोग्राम डोज कम कर देंगे कि 6 हफ्ते आप 50 माइक्रोग्राम खाओ, फिर TSH रिपीट करवाओ, ठीक है। अगर नॉर्मल हो जाता है तो फिर हम T4 को 6 हफ्तों के बाद स्टॉप कर देंगे और रिपीट करवाएंगे, ठीक है। तो ये मतलब वॉचफुल वेटिंग अप्रोच होती है देखने के लिए कि थायरॉयड फंक्शन रिकवर हो, ठीक है। अगर हमें ट्रांजिएंट हाइपोथायरॉयडिज्म के ये फीचर्स नहीं मिलते, ये तो मिलते तो हम ये ट्रीटमेंट दे देते, नहीं मिलते तो फिर हमने देखना है कि कोई ऐसी रेलेवेंट ड्रग तो नहीं ले रही जैसे अम्योडारोन या लिथियम जिसकी वजह से जो है ना उनका T4 कम हो गया है, हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है, TSH बढ़ गया है, ठीक है। तो ये हमने ड्रग्स देखनी है। अगर वो ऐसी ड्रग ले रही हैं तो फिर हम उसको T4 की रिप्लेसमेंट देंगे फॉर एज लॉन्ग एज द अदर ड्रग इज़ रिक्वायर्ड, यानी वो जो ड्रग जिसने ये साइड इफ़ेक्ट करवाया है जब तक वो चाहिए तो उसके साथ साथ आपने फिर उसको T4 भी फिर देना होगा। अगर वो ऐसी कोई ड्रग ही नहीं ले रही तो फिर आपने देखना है कि क्या थायरॉयड अब्लेशन तो नहीं हुई। अगर हाँ थायरॉयड अब्लेशन की हिस्ट्री है, थायरॉयड टिश्यू को डिस्ट्रॉय किया गया था, मतलब रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट लिया था या थायरॉयडेक्टमी करवाई थी, तो ऐसे केस में इनको परमानेंट T4 रिप्लेसमेंट दी जाएगी, ठीक है, परमानेंटली T4 लेंगी, ठीक है। लेकिन नहीं थायरॉयड एब्लेशन की भी कोई हिस्ट्री नहीं है, फिर ये क्यों है मसला? तो उसमें फिर आप देखोगे कि पॉजिटिव एंटी थायरॉयड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, एंटीबॉडीज़ भी करवाओगे। हाँ एंटीबॉडीज़ हैं
तो वो हाशिमोटो थायरोइडाइटिस हो सकता है। तो उसमें भी परमानेंट T4 उसको हमेशा ज़िंदगी पूरी लेना होगा, ठीक है। थायराइड एब्लेशन में भी, हाशिमोटो में भी। और नहीं, उसको एंटीबॉडीज़ भी नहीं है, ठीक है। तो फिर आपने देखना है कि अगर इसकी TSH बड़ा है, T4 कम है, तो साथ में गोइटर है, गोइटर देखना है। तो अगर हाँ जो है उसको नहीं, अगर गोइटर नहीं है, उसको गोइटर भी नहीं है, तो वो स्पॉन्टेनियस एट्रोफिक हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। स्पॉन्टेनियस एट्रोफिक हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, जिसमें गोइटर भी नहीं है, एंटीबॉडीज़ भी नहीं होती, तो वो एट्रोफिक हाइपोथायरॉयडिज्म है। उसमें भी सारी ज़िंदगी फिर परमानेंट T4 रिप्लेसमेंट करनी होती है। अगर हाँ गोइटर है, तो फिर हमने कोई रेयर कॉज कंसीडर करना है और उसको फिर स्पेशलिस्ट की तरफ हम रेफ़र करेंगे, ठीक है। यानी रेयर कॉज में या तो आयोडीन डेफिशिएंसी है, या तो इसकी वजह डिसहार्मोनोजेनेसिस है, या इन्फिल्ट्रेटिव डिजीज़ है। तो हम गोइटर अगर मिल रहा है तो फिर हम स्पेशलिस्ट को रेफ़र करेंगे, ठीक है। ये सारा सिनेरियो है अगर इस तरह की हमें प्रोफाइल मिलती है जिसमें TSH का लेवल 20 से अगर कम है, तो हम सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म के फीचर्स को पहले कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगर वो सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं मिला, पिट्यूटरी में मसला नहीं है, तो हम देखेंगे ट्रांजिएंट तो मसला नहीं है, ट्रांजिएंट हाइपो, ठीक है। फिर हम इस तरह चलते हैं, ट्रांजिएंट भी नहीं है तो ड्रग्स तो नहीं ले रही, ड्रग्स भी नहीं है, एब्लेशन तो नहीं है, एब्लेशन भी नहीं है, एंटीबॉडीज़ तो नहीं है, तो फिर गोइटर है, ठीक है। इस तरह से हम जाएंगे। और यहाँ पर जो है ना, अगर TSH का लेवल 20 से ज़्यादा है, TSH के लेवल जो है एलिवेटेड तो है लेकिन 20 से ज़्यादा एलिवेटेड है, ये इसमें एलिवेटेड थे लेकिन 20 से कम थे। अगर 20 से ज़्यादा है तो उसमें फिर हम सेकेंडरी की तरफ नहीं देखते, क्योंकि मसला ही जो है वो पिट्यूटरी सही है, वो सही से TSH बना रहा है, मसला थायराइड ग्लैंड में है। तो हम डायरेक्टली जो है देखें चले जाते हैं ट्रांजिएंट की तरफ, उसमें हम एरो सेकेंडरी की तरफ नहीं जा रहा। सेकेंडरी की तरफ इशारा हमारा तब जाता है जब हम देखते हैं कि TSH का लेवल 20 से अगर कम है, तो मतलब मसला ऊपर है, पिट्यूटरी ही TSH कम बना रहा है, ठीक हो गया। और यहाँ पर जो है राइट साइड पे इसने बताया है कि पॉसिबल नॉन थायरॉयडल इलनेस, ठीक है। नॉन थायरॉयडल अगर इलनेस है, कोई भी सिनेरियो है नॉन थायरॉयडल इलनेस, तो उसमें फिर हमने रिपीट करवाना होता है। जब एक्यूट इलनेस रिजॉल्व हो जाएगी तो फिर दोबारा कहेंगे कि अपनी थायराइड प्रोफाइल करवाएं, फिर मे बी ये नॉर्मलाइज हो जाए, ठीक है। दैट्स इट। इस तरह से अप्रोच होती है हमारी इन्वेस्टिगेशन की तरफ, मतलब जिसमें हम प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म सस्पेक्ट करते हैं ना एडल्ट में, तो इस तरह अप्रोच होती है। उसके बाद दोबारा ये क्लिनिकल फीचर्स का टेबल है हाइपोथायरॉयडिज्म का। जनरल फीचर्स थोड़े से याद रखें कि उसको थकावट होगी, हाइपोथायरॉयडिज्म में नींद ज़्यादा आती है, वज़न बढ़ जाता है, ठंड ज़्यादा लगती है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस और गोइटर। कार्डियो रेस्पिरेटरी में ब्रेडी कार्डिया, लेकिन हाइपरटेंशन होगी, ठीक है, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, एंजाइना, कार्डियक फेलियर, जेंथिलाज्मा बनेंगे कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, पेरिकार्डियल और प्लूरल इफ्यूजन। न्यूरोमस्कुलर में याद रखें, हाइपोथायरॉयडिज्म वाला पेशेंट को हर जगह दर्द होगा, पेन, एक, मसल स्टिफनेस, टेंडन रिफ्लेक्सेस भी डिलेड रिलैक्सेशन होगी, कार्पल टनल सिंड्रोम, डेफनेस, डिप्रेशन होगा, ये सारा न्यूरोमस्कुलर, ठीक है। साइकोसिस, सेरिबेलर अटैक्सिया, मायोटोनिया। हेमाटोलॉजिकल में मैंने आपको दिखाया मैक्रोसाइटोसिस हो रही है, अनीमिया भी हो रही है, आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है प्री मेनोपॉजल वुमेन में, और पर्निशियस अनीमिया, ठीक है। डर्माटोलॉजिकल में ऐसे पेशेंट्स को ड्राई फ्लेकी स्किन होगी और हेयर भी, एलोपेशिया होगा, पर्पलिश लिप होंगे और मेलार फ्लश होगा। डर्मेटोलॉजी में कैरोटिनीमिया, ठीक है, थोड़ी येलोइश टिंज होगा स्किन को, विटिलाइगो, एरिथमा एब इग्नी, ठीक है, ये ग्रैनी स्टार्टन कहलाता है। ऐसी स्किन कंडीशन होती है जो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग अगर एक्सपोजर हो ना हीट से बिलो द थ्रेश होल्ड, तो उसकी वजह से बर्न हो जाए तो उसको कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल इस तरह का ये एरिथमा एब इग्नी, ये हमें हाइपोथायरॉयडिज्म में स्किन पे मिलता है, ठीक है, एरिथमा एब इग्नी, ग्रैनी स्टार्टन कहते हैं। और मिक्सिडीमा भी डर्माटोलॉजी में मिलेगा। रिप्रोडक्टिव में इनको मेनोरेजिया होगा, इनफर्टिलिटी, गैलेक्टोरिया, इम्पोटेंस। GIT में इनको कॉन्स्टिपेशन, इलियस और असाइटीज़ होगी, ठीक है। ये सारे क्लिनिकल फीचर हाइपोथायरॉयडिज्म के अच्छी तरह रट लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकता है जब आपको इस सारी ऐसी पिक्चर अगर मिल रही है, तो इनिशियल जो फीचर होते हैं ना हाइपोथायरॉयडिज्म के, इनिशियली मैंने आपको बताया वैग सिम्टम्स होते हैं,
और कॉमनली इवन नॉन हाइपोथायरॉयड लोगों में भी इसी तरह के हो रहे होते हैं, तो इसीलिए हमारी डायग्नोसिस मिस हो जाती है। हम कहते हैं ऐसा तो नॉर्मल लोगों में भी होता है, तो मिस हो जाती है डायग्नोसिस। तो हाइपोथायरॉयडिज्म हमने मस्ट कंसीडर करना है अगर पेशेंट आपके पास वीकनेस यानी कमज़ोरी की कंप्लेन लेके आ रहा है, थकावट होती है, लेथार्जी, मसल पेन के साथ आ रहा है, लेथार्जी, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन है, वेट चेंज हो रहा है, हाइपरलिपिडीमिया और अनीमिया के साथ, ठीक है। फिर आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन भी इसमें, और स्ट्रक्चरल ब्रेन डिजीज़ जो है वो भी कंफ्यूज होती हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ, तो इसलिए उनको भी हम जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस में रखते हैं, डिप्रेशन को भी, और स्ट्रक्चरल ब्रेन डिजीज़। अब हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है किसी को, तो उसको क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उसको आगे जाके हाइपरलिपिडीमिया, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है उसकी वजह से कार्डियक फेलियर और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। उसको इन्फेक्शन की ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है। हाइपो वालों को मेगा कोलन हो सकता है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, इलियस है, इस वजह से। मिक्सिडिमा मैडनेस जो मैंने आपको बताया था, साइकोसिस होती है विद द पैरानॉइड डिल्यूजन, ठीक है, पैरानॉइड डिल्यूजन्स के साथ, ठीक है। एक तो जो सिवियर और अनट्रीटेड या इनएडिक्वेटली ट्रीटेड हाइपोथायरॉयडिज्म होता है ना, मिक्सिडिमा, उसमें ये मिक्सिडिमा मैडनेस होती है, ठीक है। उसमें साइकियाट्रिक सिम्टम्स होते हैं, हेलुसिनेशन होती हैं, पैरानोया यानी सस्पिशन या मिसट्रस्ट होता है लोगों के बारे में, मैनिया, डिलीरियम, ये सारी चीज़ें। और एक और कॉम्प्लिकेशन है इनफर्टिलिटी, जो कि एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है इसकी, हाइपोथायरॉयडिज्म की। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी जो है ना, प्रेगनेंसी में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो उससे मिसकैरेज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, प्रेगनेंसी में हाइपोथायरॉयडिज्म से मिसकैरेजेस हो सकते हैं। बच्चे जो हाइपोथायरॉयड मदर के बॉर्न होंगे ना, उस बच्चे का IQ लेवल बाकी बच्चों से कम होगा। और इसके अलावा एक और कॉम्प्लिकेशन है मिक्सिडिमा कोमा। मिक्सिडिमा कोमा हम आगे भी डिटेल में देखेंगे। एक डिप्रेस्ड स्टेट होती है, डिप्रेस्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की और कोमा की, बहुत ज़्यादा सिवियर हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से, ठीक है। जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म किसी स्ट्रेस की वजह से प्रेसिपिटेट हो ना, जैसे इन्फेक्शन से या कोल्ड से, सर्जरी या ट्रॉमा से, या कोई ऐसा स्ट्रोक वगैरह हो जाए, तो उसकी वजह से ये मिक्सिडिमा कोमा हो जाता है। यानी प्रोफाउंड बिल्कुल T3 T4 ख़त्म हो जाते हैं, लैक हो जाएंगे, लो हो जाएंगे बिल्कुल, तो उससे सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस बॉडी के स्लो डाउन हो जाएंगे, तो उसको कहते हैं मिक्सिडिमा कोमा, ठीक है। CNS भी इफेक्ट होता है उसमें, CVS, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोथर्मिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, तो ये सारी इसकी हाइपोथायरॉयडिज्म की कॉम्प्लिकेशन है। तो हमने ना पेशेंट से इन कॉम्प्लिकेशंस का भी पूछना होता है हिस्ट्री लेते वक्त। तो कॉम्प्लिकेशन आपने याद रखनी है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कार्डियक फेलियर, इन्फेक्शन की ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है, मेगा कोलन, मिक्सिडिमा मैडनेस, इनफर्टिलिटी और प्रेगनेंसी में मिसकैरेजेस हो सकता है, IQ लेवल लो, एंड मिक्सिडिमा कोमा। मैनेजमेंट क्या है, इसमें हमने रिप्लेसमेंट करनी होती है विद टैबलेट थायरोक्सिन, जो कि अवेलेबल है इन 25, 50 एंड 100 माइक्रोग्राम टैबलेट्स में, ठीक है। हम इसको ये थायरोक्सिन की टैबलेट देते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में। यानी मैनेजमेंट में यही है कि लाइफ लॉन्ग रिप्लेसमेंट देनी है। लीवोथायरोक्सिन सारी ज़िंदगी पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म के खाते हैं, जिसमें हमने देखा था ना परमानेंट T4 रिप्लेसमेंट किस में हो रही थी, तो उनको जो है T4 जो है सिंथेटिक फॉर्म में दिया जाता है लाइफ लॉन्ग। कितना डोज दिया जाता है, याद रखिए, एवरेज डोज जो है वो 1.6 माइक्रोग्राम पर kg होता है, यानी वो तकरीबन बनता है 100 माइक्रोग्राम इन अ 70 kg एडल्ट, ठीक है। अगर 1.6 पर kg के हिसाब से देना है ना, तो उस हिसाब से फिर आप कैलकुलेट करोगे, तो अगर 70 kg के है कोई नॉर्मल एडल्ट, तो उसका डोज बनता है 100 माइक्रोग्राम, उसने खाना है थायरोक्सिन, ठीक है। इसके हिसाब से आप हर वेट के बंदे के हिसाब से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। जो हेल्दी यंगर एडल्ट होते हैं उनका आपने स्टार्ट करना होता है एस्टिमेटेड फुल डोज। जो ओल्डर इंडिविजुअल हैं या जिनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, तो उनमें आपने लो डोज स्टार्ट करना होता है, यानी 50 माइक्रोग्राम पर डे देना है 3 हफ्तों के लिए, ठीक है। और फिर उसको ग्रेजुअली आप बढ़ाओगे, फुल डोज तक ले जाओगे, ताकि कार्डियक कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो उनमें पहले स्टार्ट लो डोज से करना है, ठीक है। अब सिंगल डेली डोज है, क्योंकि इसकी 7 डे की हाफ़ लाइफ होती है, ठीक है। इस ड्रग की 7 डे हाफ़ लाइफ है, तो हम सिंगल डेली डोज देते हैं। कुछ एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि इसको अगर हम रात को सोने से पहले अगर पेशेंट लेता है ना T4 लीवोथायरोक्सिन, तो उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो मॉनिटरिंग और एडजस्टमेंट किस तरह की जाएगी, टाइमिंग ऑफ टेस्ट। अच्छा, पहले यहाँ पर ये देख लें कि 25, 50 इसकी टैबलेट आती है 100 की, स्टार्ट करना है 50 से फॉर द फर्स्ट 3 वीक। ये कार्डियो वाले पेशेंट्स के लिए या ओल्डर पेशेंट्स के लिए। एडल्ट जो हेल्दी यंग है उनमें आप डायरेक्ट 100 फुल डोज से ही स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। 100 माइक्रोग्राम पर डे फॉर द नेक्स्ट 3 वीक। पहले स्टार्ट 50 से करना है, ये ओल्डर का है।
और फिर 100 माइक्रोग्राम 3 हफ्तों के बाद, अगले 3 हफ्ते फिर 150 माइक्रोग्राम फॉर द फर्दर ऑफ होल लाइफ देना है, 150 माइक्रोग्राम, या 100 भी कर सकते हैं, 100 पूरी ज़िंदगी खाएगा, ठीक है। थायरोक्सिन जो है वो मॉर्निंग में लेना है। अब डेविडसन ने कहा है कि रात को अगर सोते वक्त ले तो अब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी है। एंड कंकॉमिटेंट फूड एंड ड्रग्स अवॉइड करनी है क्योंकि वो उसके अब्जॉर्प्शन से इंटरफेयर करेंगी। करेक्ट थायरोक्सिन का डोज जो है जो रीस्टोर कर दे सीरम के TSH को नॉर्मल की तरफ, इतना करेक्ट डोज देना है, ठीक है। TSH नॉर्मल हो जाए बिल्कुल, क्योंकि TSH क्या था, हाई था, तो वो नॉर्मलाइज़ करना है। जिनको इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है तो उनका इनिशियल डोज मैंने आपको बताया ना लो होना चाहिए, या तो 25 माइक्रोग्राम दें या 50 माइक्रोग्राम, लो करेंगे फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे। 25 माइक्रोग्राम पर डे, अलॉन्ग उसके साथ वो बीटा ब्लॉकर्स भी ले रहे हैं, वेज़ोडाइलेटर भी, क्योंकि हार्ट का मसला है, ठीक है। तो पहले लो डोज़ देंगे। जो 60 ईयर से बड़े लोग हैं तो उनमें भी हमने 25 माइक्रोग्राम पर डे से स्टार्ट करना है डोज़, लो डोज से, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के 100 तक ले जाएंगे। थायरोक्सिन हमेशा सिंगल डेली लेनी है क्योंकि इसकी हाफ लाइफ 7 दिनों की है। पेशेंट 2 से 3 हफ्तों में अच्छा महसूस करना शुरू कर देता है, उसका वज़न भी कम होता है, पेरी ऑर्बिटल पफीनेस भी जो है क्विकली जो है वो सही हो जाती है, लेकिन उसका स्किन टेक्सचर की जो रिस्टोरेशन है, स्किन टेक्सचर, उसको 3 से 6 महीने लगते हैं, याद रखिए, ठीक है। रिस्टोरेशन ऑफ द स्किन टेक्सचर को 3 से 6 महीने लगेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट को स्किन टेक्सचर को सही होने में, ठीक है। थोड़ा सा इसने बताया हाइपोथायरॉयडिज्म एंड इस्केमिक हार्ट डिजीज़। अच्छा, उससे पहले एक बात याद रखें कि 10 हफ्ते जो है ना वेट करना पड़ता है, यानी थायराइड फंक्शन टेस्ट अगर किसी ने रिपीट करवानी है, TSH लेवल रिपीट करवाने हैं, तो 10 हफ्ते तक उसको वेट करना पड़ता है और डोज़ को एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि TSH के लेवल को कुछ हफ्ते लगते हैं स्टेडी स्टेट में आने के लिए, ठीक है। तो 10 हफ्तों के बाद ही दोबारा ये टेस्ट रिपीट करवाएगा। जो डोज़ है इस तरह एडजस्ट करना है कि सीरम का TSH रेफरेंस रेंज में आ जाए। सीरम T4 को भी जो है अपर पार्ट ऑफ द रेफरेंस रेंज में लाना होता है, क्योंकि बॉडी जो है एक्सोजीनस T4 पर ही सिर्फ रिलाई कर रही है कन्वर्जन टू T3 इन द टारगेट टिश्यूज़, ठीक है। बॉडी एक्सोजीनस T4 पर रिलाई कर रही है और वो T4 जो है वो T3 में कन्वर्ट होता है टारगेट टिश्यूज़ के अंदर, विदाउट द थायरॉइड्स ओन T3 कॉन्ट्रीब्यूशन। तो यानी हमने T4 के लेवल उसको अपर रेफरेंस रेंज में ही देने हैं। सिम्टम की रेजोल्यूशन मैंने आपको बताया ना, पेशेंट लीवोथायरॉक्सिन ले रहा है तो वो 2 से 3 हफ्तों में अच्छा महसूस करना शुरू करेगा, वज़न कम होगा, पेरी ऑर्बिटल पफीनेस जल्दी सही हो जाएगी, लेकिन स्किन का टेक्सचर और बाल उसके और उसकी इफ्यूजन को 3 से 6 महीने लग सकते हैं, ठीक है। उनको 2 से 3 हफ्ते, ये 3 से 6 महीने। अब कंबाइंड थेरेपी जो है ना T4 और T3, ये अभी तक कंट्रोवर्शियल है और सपोर्ट नहीं किया गया कि दोनों चीज़ें दी जाएँ, T3 और T4। वैसे हम थायरोक्सिन दे रहे हैं, लीवोथायरोक्सिन यानी T4 देते हैं, ठीक है। इसके अलावा सप्रेस TSH, देखिए एक्स्ट्रा लीवोथायरोक्सिन अगर पेशेंट लेगा ना तो उसका TSH सप्रेस हो जाएगा, इवन अगर वो सिम्टमेटिक है स्टिल डिस्पाइट नॉर्मल TSH, ठीक है। यानी TSH नॉर्मल भी हो जाता है फिर भी वो सिम्टमेटिक रहता है, ठीक है। तो इसीलिए एक्स्ट्रा लीवोथायरोक्सिन लेने से, वरना फिर TSH सप्रेस हो जाएगा, तो ये रेकमेंड नहीं किया जाता कि उसका डोज़ बढ़ाया जाए, क्योंकि उसमें ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क है, ठीक है। लीवोथायरोक्सिन का डोज़ अगर ज़्यादा कर लेगा पेशेंट तो ऑस्टियोपोरोसिस आपने नहीं भूलनी, एक हो सकता है, दूसरा एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है जो सब क्लिनिकल थायरोटॉक्सिकोसिस की वजह से होगी, ठीक है। क्या होगी? एट्रियल फिब्रिलेशन, क्योंकि वो लीवोथायरोक्सिन ले रहा है ना, तो फिर उसको सब क्लिनिकल थायरोटॉक्सिकोसिस होगी, फिर उसको एट्रियल फिब्रिलेशन होगी। तो इसीलिए TSH के लेवल बेशक जो है वो बेशक उसको सिम्टम्स हो रहे हैं, लेकिन उसका TSH नॉर्मलाइज हो गया होगा, उसको ऐसा नहीं है अपना डोज बढ़ा दे, ठीक है। थायराइड फंक्शन हर 1 से 2 साल में मेजर करना होता है, एक बार अगर डोज स्टेबल हो गया है, ताकि अडेरेंस इंश्योर हो, और फिर जो है उसको रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एडजस्ट करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी का परसिस्टेंटली जो है TSH एलिवेटेड है, डिस्पाइट उसने हाई अपेरेंटली एडिक्वेट डोज भी लिया है, तो उसकी वजह सब ऑप्टिमल अडेरेंस हो सकती है, यानी वो दवाई सही से नहीं खाता, ठीक है, अडेरेंस उसकी नहीं है। तो वैसे तो डिफरेंट ब्रांड्स की दवाइयाँ आ रही हैं, तो उनकी बायो अवेलेबिलिटी में भी डिफरेंस आता है, लेकिन पेशेंट की अडेरेंस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाई T4 और हाई TSH, यानी ऐसा हाइपोथायरॉयडिज्म जिसमें TSH भी ज़्यादा है, T4 भी ज़्यादा है, ये तब हो सकता है अगर पेशेंट ना लीवोथायरोक्सिन डिलीजेंटली ले रहा है या फिर एक्सेस में ले रहा है जस्ट बिफोर द क्लिनिकल विजिट, तो अपनी अंडरलाइन पुअर अडेरेंस को छुपाने के लिए कि इतने टाइम उसने दवाई खाई नहीं, अब जब फॉलोअप पे जाना है तो उसने बहुत सारे लीवोथायरोक्सिन खा लिया, तो उसका TSH भी बढ़ा हुआ होगा, उसका T4 भी बढ़ा हुआ होगा, ये भी पिक्चर मिलती है, ठीक है।
अच्छा, अब इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में देखें, जो हाइपोथायरॉयडिज्म है और इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ जो है ना, याद रखिए को एग्जिस्ट कर सकती हैं, दोनों एक साथ पेशेंट को हो सकती हैं। तो लीवोथायरोक्सिन की रिप्लेसमेंट इवन लो डोजेस पे एमआई को एग्जासरबेट कर सकता है। ठीक है, जो पेशेंट लीवो ले रहा है ना इसके लिए, तो एमआई को एग्जासरबेट कर सकता है, इन्फार्क्शन को, सडन डेथ करवा सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स में हमने क्या करना है, हमने वेरी लो डोज पे ट्रीटमेंट इनिशिएट करना है। T4 वेरी लो डोज में लेगा और फिर उसको स्लोली इंक्रीज़ करेगा स्पेशलिस्ट की सुपरविजन में। ठीक है, कोरोनरी इंटरवेंशंस चाहिए होंगी अगर उसका एंजाइना वर्सन हो जाता है। ठीक है, दूसरा ओल्ड एज में याद रखें कि पेशेंट को डायग्नोस्टिक और मैनेजमेंट चैलेंजेस होते हैं ओल्ड एज में जो ले रहे होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म वाले। ओल्ड एज में ऐसा है कि कुछ नॉन स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, जैसे उनकी फ़िज़िकल और मेंटल स्लोइंग होगी हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से, जो कि उनकी ज़्यादा इंक्रीज्ड एज की वजह से भी है। तो ऐसे लोगों में फिर डायग्नोसिस डिले हो जाती है। ठीक है, उनको थकावट वगैरह ऐसा लग रहा होता है और बुढ़ापे की वजह से है। तो नॉर्मल एजिंग प्रोसेस में भी वही सिम्टम्स हैं जो हाइपोथायरॉयडिज्म में हो रहे हैं, तो उनकी डायग्नोसिस थोड़ी मुश्किल होती है। ठीक है, ओल्डर में मिक्सिडिमा कोमा भी याद रखिए ज़्यादा लाइकली होता है। अगर उनके हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट ना किया जाए तो बूढ़े लोगों को मिक्सिडिमा कोमा हो सकता है। तो लीवोथायरोक्सिन का डोज, ताकि वो उनकी लेटेंट या इस्टेब्लिश्ड हार्ट डिजीज़ को एग्जासरबेट ना करे, तो हम बूढ़े लोगों में 25 से 50 जो है माइक्रोग्राम डेली उनको देंगे लीवोथायरोक्सिन। ठीक है, लीवोथायरोक्सिन की रिक्वायरमेंट फॉल करती है विथ इंक्रीजिंग एज एंड फ्यू पेशेंट नीड मोर देन 100 माइक्रोग्राम डेली। यानी बूढ़ों को 100 माइक्रोग्राम से ज़्यादा तो नहीं देना होता, बहुत सी कम ही लोग होंगे जिनको उससे ज़्यादा होगा देना होगा। ठीक है, और बाकी मेडिकेशंस भी होती हैं जो लीवोथायरोक्सिन की अब्जॉर्प्शन या मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेयर करती हैं। तो ऐसे केस में फिर हम बूढ़े लोगों में लीवो का डोज थोड़ा बढ़ा के देंगे अगर वो साथ में कोई और ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इससे रिलेटेड एक ये बहुत अच्छा सा टेबल है जिसमें वो सिचुएशंस है जिनमें हमें डोज़ की, लीवोथायरोक्सिन के डोज़ की एडजस्टमेंट करनी होती है। ठीक है, उसमें एक तो प्रेगनेंसी या ईस्ट्रोजन थेरेपी। याद रखें कि ईस्ट्रोजन्स जो होते हैं ना, वो थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन को कंसनट्रेशन को बढ़ाएंगे। तो थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन हमें पता है कि ट्रांसपोर्ट करता है, थायराइड हार्मोन को बाइंड करके उनको ट्रांसपोर्ट करवाता है। अगर इनके लेवल बढ़ गए तो T4 ज़्यादा बाउंड हो जाएगा, तो फ्री T4 कम रह जाएगा ना। तो इसीलिए एडिक्वेट फ्री T4 के लेवल मेंटेन करने के लिए स्पेशली प्रेगनेंसी में हमें हाई डोज देना होगा लीवोथायरोक्सिन का। याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा वाइवा में। ठीक है, लीवोथायरोक्सिन का इसीलिए हाई डोज देते हैं थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन की वजह से। ठीक है, दूसरी एक वजह है, अगर कोई मेडिकेशन ले रहा है तो मेडिकेशन जो T4 की क्लियरेंस को बढ़ाती है ना, यानी उसका T4 का बॉडी से रिमूवल जल्दी कर देती हैं, वो है फिनोबार्बिटल, फेनिटोइन, कार्बामेज़पिन और रिफाम्पिसिन। तो अगर ये ड्रग्स ले रहा है पेशेंट तो उसमें हमें थोड़ा सा उसको डोज बढ़ा के देना होगा। सर्ट्रालिन और क्लोरोक्विन भी हैं वैसे, लेकिन इतना क्लियर नहीं है, ये भी करवाती है। ठीक है, दूसरी वो ड्रग्स हैं जो कि T4 की इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन के साथ इंटरफेयर करेंगी, उसको अब्जॉर्ब नहीं होने देंगी, तो उसमें भी हमने डोज बढ़ाना है। जैसे अगर कोलेस्टायरामिन ले रहा है, सकरल्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फीरस सल्फेट आयरन सप्लीमेंटेशन, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये भी उसको इंटरफेयर करेंगे, अब्जॉर्ब नहीं होने देंगे। तो एटलीस्ट इसमें क्या करना होता है कि 4 घंटों का फासला हो लीवोथायरोक्सिन लेते वक्त और ये दवाइयाँ लेते वक्त। ठीक है, तीसरा है आफ्टर सर्जिकल एब्लेशन या ग्रेव्स डिजीज़। ग्रेव डिजीज़ में हमने सर्जरी या वगैरह में जो है थायराइड रिमूव हुआ है या डिस्ट्रॉय हुआ है, तो जो रिमेनिंग थायराइड है ना, एब्लेशन के बाद उसकी प्रोग्रेसिव रिडक्शन हो जाती है, वो अब हार्मोन नहीं सिंथेसाइज करता। ठीक है, तो उसमें हमें एक्सोजेनस लीवोथायरोक्सिन पे रिलाई करता है, तो उसमें हमें ज़्यादा डोज देने होंगे ताकि यूथायरोडिज्म मेंटेन रहे। सर्जरी के बाद या ग्रेव्स डिजीज़ के बाद भी हम जो है लीवोथायरोक्सिन देते हैं। इसके अलावा मेल एब्जॉर्प्शन में क्या है कि इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब नहीं कर रही, तो डायरिया वगैरह भी हो सकता है, तो उसमें लीवोथायरोक्सिन अब्जॉर्ब नहीं होगा, तो उसमें भी हमें ज़्यादा डोज देना होता है। फिर आती है वो कंडीशन जिनमें हमें कम डोज देना होगा, डिक्रीज डोज देना होगा, वो है एजिंग, क्योंकि एजिंग से क्लियरेंस नहीं हो रही तो बॉडी में एक्यूमुलेट करेगा, T4 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम उसमें कम डोज देंगे। दूसरा, ग्रेव्स डिजीज़ डेवलपिंग इन पेशेंट विथ लॉन्ग स्टैंडिंग प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी ये एक रेयर लेकिन फैसिनेटिंग सिनेरियो है जिसमें ऐसी सिचुएशन है पेशेंट इनिशियली प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में, यानी हाइशोमोटो थायरॉयडाइटिस है, बॉडी एंटीबॉडीज़ ने मतलब डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन हाउएवर उसके इम्यून सिस्टम जो है फिर TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ बना देगा
जो कि ग्रेव्स डिजीज़ में बनती है। तो ये एंटीबॉडीज़ ग्लैंड को एक्टिवेट करेंगी, ओवर एक्टिव कर देंगी। तो पहले हाइपोथायरॉयड था, अब जो है वो हाइपरथायरॉयड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें लीवोथायरोक्सिन का डोज कम देना होता है, क्योंकि बॉडी ट्रांजिशन कर रही है ना, पहले हाइपो थी फिर हाइपर में जा रही है, क्योंकि TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ बनी है। ठीक हो गया। तो ये कुछ कंडीशन आपने लीवोथायरोक्सिन से रिलेटेड याद रखनी है, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट ही सिर्फ लीवोथायरोक्सिन है। तो पेशेंट को ये चीज़ें भी कंसीडर आपने करनी है लीवोथायरोक्सिन प्रिस्क्राइब करते वक्त। उसके बाद हाइपोथायरॉयडिज्म और प्रेगनेंसी में देखें, प्रेग्नेंट वुमेन को 50 माइक्रोग्राम या ज़्यादा थायरोक्सिन चाहिए होता है बनस्बत नॉन प्रेग्नेंट के, क्योंकि मैंने आपको बताया थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन उनकी ज़्यादा होती है ईस्ट्रोजन की वजह से। तो फ्री T4 कम हो जाएगा वरना, इसलिए हम डोज थोड़ा लीवो का प्रेगनेंसी में ज़्यादा देते हैं। कुछ और एडिशनल पॉइंट प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो है ना, वो है कि हम जो है ना, एक तो ट्राइमेस्टर स्पेसिफिक रेफरेंस रेंजेस यूज़ कर रहे होते हैं प्रेगनेंसी में थायराइड फंक्शन को इंटरप्रेट करने के लिए, क्योंकि हमें पता है ये एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो स्टैंडर्ड नॉन प्रेग्नेंट रेफरेंस रेंजेस है ना TSH की और थायराइड हार्मोन की, वो हम प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करते। प्रेगनेंसी की हर सेमेस्टर के लिए अलग इंटरप्रिटेशन होती है कि इस सेमेस्टर में इतना TSH होना चाहिए, T3 T4 इतना होना चाहिए, ठीक है, और थायराइड डिसफंक्शन को ताकि वुमेंस में डायग्नोस किया जाए। दूसरी बात ये है कि जिनको आयोडीन की डेफिशिएंसी है, तो प्रेगनेंसी में जो है आयोडीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। WHO रिकमेंड करता है कि मिनिमम 250 माइक्रोग्राम पर डे जो है वुमेन आयोडीन ले, ठीक है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है वो ज़्यादा काम कर रहा है ना, मेटाबॉलिक डिमांड ज़्यादा है, फीटस भी है, तो ज़्यादा आयोडीन की ज़रूरत होती है प्रेगनेंसी में। दूसरा, आयोडीन की डेफिशिएंसी एक प्रिवेंटेबल कॉज है, मेजर प्रिवेंटेबल कॉज है इम्पेयर्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट का बच्चों में पूरी दुनिया में, क्योंकि अगर माँ को अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ माँ को, तो बच्चा भी जो है उसकी ब्रेन डेवलपमेंट अफेक्ट होगी, न्यूरोनल माइग्रेशन, माइलिनेशन, ये सारी चीज़ें अफेक्ट होंगी, बच्चे को क्रेटिनिज्म होगा, कॉग्निटिव डेफिसिट होगा, ठीक है। तो माँ ने ज़रूर भी आयोडीन लेना है, आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं होने देनी, ठीक है। अब हाइपोथायरॉयडिज्म का थोड़ा सा बताऊँ प्रेगनेंसी में, तो मैंने आपको बताया कि लीवोथायरोक्सिन का डोज थोड़ा ज़्यादा देना होता है, 30 to 50% अर्ली प्रेगनेंसी में। TSH के लेवल्स हमने मॉनिटर करने, ट्राइमेस्टर स्पेसिफिक रेंजेस होती हैं, ठीक है, अर्ली प्रेगनेंसी में भी और लास्ट वंस इन ईच ट्राइमेस्टर। दूसरा ये कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म माँ को है तो बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट इम्पेयर होगी, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से, अगर उसको ट्रीट ना किया गया। ठीक हो गया। अच्छा, थायरोटॉक्सिकोसिस से रिलेटेड जो भी है वो मैं आपको बाद में जो है एक्सप्लेन कर दूँगी। बाकी पोस्टपार्टम थायरोइडाइटिस देखें, स्क्रीनिंग पोस्टपार्टम थायरोइडाइटिस की जो ना डिलीवरी के बाद जो होता है वो रेकमेंड नहीं की जाती हर वुमेन में, लेकिन थायराइड फंक्शन टेस्ट जो है 4 से 6 हफ्तों के बाद, याद रखिएगा 4 से 6 हफ्तों के बाद जो है पोस्टपार्टम में, जिनमें पर्सनल हिस्ट्री है थायराइड डिजीज़ की, गोइटर की या ऑटो इम्यून डिजीज़ की, जिसमें टाइप 1 डायबिटीज़ अगर मदर को है तो, या फिर जिनकी एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हैं, या फिर उनको क्लिनिकल सस्पिशन है थायराइड डिसफंक्शन का, तो वो लाजमी अपनी जो है पोस्टपार्टम में 4 से 6 हफ्तों के बाद पोस्टपार्टम थायरोइडाइटिस के लिए स्क्रीनिंग करवाएं, ठीक है। या तो पहले उनको थायराइड डिजीज़ है, गोइटर है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, या एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव है, ठीक हो गया। तो ये हो गया प्रेगनेंसी। और अब थायरोटॉक्सिकोसिस का भी थोड़ा सा मैं बता दूं कि प्रेगनेंसी में ना जेस्टेशनल थायरोटॉक्सिकोसिस होता है, वो तो हम आगे भी देखेंगे थायरोटॉक्सिकोसिस वाले में, लेकिन जेस्टेशनल थायरोटॉक्सिकोसिस मल्टीपल प्रेगनेंसी जिनको हो, ट्विन्स, ट्रिपलेट्स और हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, उनको होता है, ट्रांजिएंट होता है और उसमें ड्रग्स की ज़रूरत नहीं होती, एंटी थायराइड की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। बाकी ग्रेव्स डिजीज़ मोस्ट कॉमन कॉज है थायरोटॉक्सिकोसिस का प्रेगनेंसी में, ग्रेव्स डिजीज़ ऑटो इम्यून है, ठीक है। इसके अलावा एंटी थायराइड ड्रग्स जो है ना, अब जो है वो रह गया है सेकेंडरी। अच्छा सॉरी, एक लास्ट बात रह गई कि एंटी थायराइड ड्रग्स जो होती है ना, जो हाइपर थायराइडिज्म में यूज़ करती है, आगे हम देखेंगे प्रोपाइल थायोरेसिल, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूज़ करनी चाहिए, जबकि कार्बिमाजोल जो है ना वो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। क्यों? क्योंकि प्रोपाइल थायोरेसिल जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, इसलिए कि वो बर्थ डिफेक्ट्स जो है उसके साथ एसोसिएटेड होती है, ठीक है, अगर वो मतलब यूज़ की गई। कार्बिमाजोल अगर यूज़ की गई ना, तो कार्बिमाजोल में बर्थ डिफेक्ट ज़्यादा हैं, तो वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं करनी, प्रोपाइल थायोरेसिल पहले ट्राइमेस्टर में, कार्बिमाजोल और मेथीमाजोल में सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में, ठीक है, क्योंकि वो जो है प्रोपाइल थायोरेसिल, वैसे सारी ड्रग्स प्लेसेंटा को क्रॉस करती हैं, लेकिन प्रोपाइल थायोरेसिल पहले ट्राइमेस्टर में सेफ़ होती है, ठीक है, फिर हमने स्विच करवानी होगी।
स्विच इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि पहले ट्राइमेस्टर में उससे तो बचाएगी, नहीं होने देगी मेल्फॉर्मेशंस, लेकिन उसमें फिर मैटरनल लिवर टॉक्सिसिटी का रिस्क थोड़ा सिवियर होता है, पार्टिकुलरली बाद वाले ट्राइमेस्टर में, तो इसीलिए बाद वाले में फिर कार्बिमाजोल और मेथिमाजोल देंगे। ठीक हो गया। अब आता है सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। ये जो फॉर्म मैंने कब बताया ना कि सेकेंडरी पिट्यूटरी में मसला होगा, लेस कॉमन है बनस्पत प्राइमरी के। थायराइड की एट्रोफी हो जाती है क्योंकि ऊपर पिट्यूटरी से TSH ही नहीं बन रहा। ठीक है, जिनको हाइपोथैलेमिक या एंटीरियर पिट्यूटरी की डिजीज़ है, एडिनोमा है अगर, तो फिर थायराइड की उसकी वजह से एट्रोफी हुई है। तो कॉमनली एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, और इसमें क्लिनिकल एविडेंस होगा साथ में पेशेंट को पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म, क्योंकि सारे हार्मोन्स जो है पिट्यूटरी के वो सिक्रीट नहीं हो रहे, तो सबके फीचर्स होंगे ज़्यादातर। ठीक है, फिर एक और होता है सूडो हाइपोथायरॉयडिज्म। सूडो ना यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब द इनएबिलिटी टू यूटिलाइज थायरोक्सिन इन द टिश्यू। ठीक है, थायरोक्सिन जो है यूज़ नहीं हो रहा टिश्यूज़ में, डिस्पाइट थायराइड का फंक्शन नॉर्मल है, लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो रहा, समझ लें रेजिस्टेंस है, तो उसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है। इसको कहते हैं सूडो हाइपोथायरॉयडिज्म। एक और है सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। सब क्लिनिकल में क्या होता है, इसको माइल्ड थायराइड फेलियर कहते हैं। क्या कहते हैं, माइल्ड थायराइड फेलियर। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली डायग्नोस तब होता है जब पेरिफेरल थायराइड हार्मोन के जो लेवल्स हैं वो नॉर्मल रेफरेंस रेंजेस के ही अंदर होंगे लेबोरेटरी रेंज में, लेकिन यानी पेरिफेरल थायराइड हार्मोन सही है, नॉर्मल है, लेकिन सीरम में जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना TSH, इसके लेवल्स थोड़े से बढ़े हुए हैं, माइल्डली एलिवेटेड है, तो उसको कहते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। यानी फ्री T3 T4 बिल्कुल सही है, नॉर्मल है, जो TSH है ना इसका लेवल बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो सब क्लिनिकल है, यानी अभी ये इतना ओवर्ट नहीं है, इतने ऑब्वियस क्लिनिकल सिम्टम नहीं है हाइपोथायरॉयडिज्म के। ठीक है, माइल्ड है, नॉन स्पेसिफिक है। अभी बॉडी का मतलब फीडबैक सिस्टम जो है ना HPA एक्सिस, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस, वो वर्क हार्ड कर रही है थायराइड लेवल्स को नॉर्मलाइज करने के लिए। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ज़्यादा TSH बना रहा है ताकि वो थायराइड को स्टिमुलेट करे कि वो इनफ जो है वो हार्मोन्स बनाए। ठीक है, और जो थायराइड है वो बेयरली मैनेज कर रहा है टू प्रोड्यूस इनफ T4 एंड T3, तो T4 T3 हमें ज़्यादा मिल रहा है, TSH मतलब नॉर्मल मिल रहा है, लेकिन TSH जो है वो ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, वो बहुत कोशिश कर रहा है। तो इसमें लैब फाइंडिंग में यही है कि हॉलमार्क सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म का आपने याद रखना है, TSH अपर लिमिट में होगा, बढ़ा हुआ होगा, 4 से 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ठीक है, 4 to 5 होगा, जबकि जो है नॉर्मल होंगे, फ्री T3 और T4 नॉर्मल लेवल्स में होंगे। ठीक है, अब इसकी वजूहत क्या हैं। दिस कंडीशन अकर इन 3 to 8% जनरल पॉपुलेशन में होता है, वुमेन में ज़्यादा कॉमन है, एज के साथ प्रिवेलेंस ज़्यादा है। अब जिनको ये सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म है उनके 80% में सीरम TSH लेस देन 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होगा, यानी TSH एलिवेटेड तो है लेकिन 10 से कम है। ठीक है, 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट से कम होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी इम्प्लीकेशन है लाइकलीहुड ऑफ प्रोग्रेशन टू क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी अभी सब क्लिनिकल है, आगे जाके क्लिनिकल हो जाएगा, एक ये इसका लाइकलीहुड होता है। पॉसिबिलिटी कि ये कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर रखता है, ये अभी तक सब्जेक्ट ऑफ डिबेट है। करंटली जो प्रैक्टिकल अप्रोच है रूटीन में वो है कि हम ऐसे पेशेंट्स को भी थायरोक्सिन की थेरेपी देते हैं। ठीक है, जिनमें परसिस्टेंट सीरम TSH या मोर देन अगर 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर है ना, ये रेफरेंस रेंज ये देखनी है कि TSH अगर बढ़ा हुआ है भी तो अगर 10 से ज़्यादा है, ठीक है, या अगर परसिस्टेंटली TSH बढ़ा हुआ है तो फिर हम उनको थायरोक्सिन थेरेपी देंगे। और इंडिविजुअलाइज थेरेपी होती है, ठीक है, उनको जिनका TSH लेस देन 10 पॉइंट है, 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। जिनका 10 से ज़्यादा बढ़ा हुआ है TSH तो उनको थायरोक्सिन देंगे, जिनका कम है तो फिर उनकी इंडिविजुअलाइज थेरेपी होगी। ठीक है, अब इसमें वैसे वजूहत इसने नहीं बताई, इसमें ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस हाशिमोटो भी एक वजह हो सकती है, पोस्ट एब्लेटिव स्टेट हाइपर के लिए एब्लेशन करवाई उसकी वजह से हो सकता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी, कुछ मेडिकेशंस भी ये करवाती हैं जैसे लिथियम या एम्योडारोन। ठीक है, और थायराइड डिसऑर्डर्स की माइल्ड फॉर्म्स में भी ये होता है। ठीक है, तो आगे जाके ये कार्डियोवास्कुलर रिस्क करवा सकता है, हार्ट फेलियर, डिस्लिपिडीमिया, कोग्निटिव फंक्शन में मसला, प्रेगनेंसी में भी मसला हो सकता है। ठीक है, फर्टिलिटी भी अफेक्ट हो सकती है, लेकिन है इसके नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है। अभी आगे जाके ये ओवर्ट हाइपोथायरॉयडिज्म में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें इनिशिएटिंग थायरोक्सिन रिप्लेसमेंट रेकमेंड किया जाता है ट्रीटमेंट, कि थायरोक्सिन दिया जाए सारे उन पेशेंट को जिनका TSH 10 से ज़्यादा है। 10 ये लेवल पे करवाएंगे ना, TSH है कितना बढ़ा हुआ, 10 से ज़्यादा अगर है, इवन इफ़ द फ्री थायरोक्सिन कंसनट्रेशन इज़ विद इन द नॉर्मल लेब रेंज,
T4 फ्री, T4 बिल्कुल नॉर्मल है सब क्लिनिकल में बेशक, लेकिन अगर TSH बढ़ा हुआ तो है, लेकिन वो TSH 10 जितना बढ़ा हुआ है तो फिर हम उनको थायरोक्सिन देंगे, ठीक है। लेकिन हाउएवर जिनका TSH 5 या 10 के दरमियान है तो उनका अभी तक ट्रीटमेंट कंट्रोवर्शियल है, उनको नहीं देंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट, ठीक है। वैसे ये यंगर और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, स्पेशली उनको भी ट्रीटमेंट देंगे अगर प्रेगनेंसी जो है रेकमेंडेड है, तो प्रेगनेंसी में इस सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म को ज़रूर ट्रीट करना होगा, वरना बच्चे में न्यूरो डेवलपमेंट अफेक्ट होगी। इनफर्टिलिटी अगर हो रही है वुमेन को तो उसका ये सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म ट्रीट करना होगा। या अगर डिस्लिपिडीमिया है तो अगर ये लो लेवल अगर इस सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट किया गया तो उसका कोलेस्ट्रॉल सही हो जाएगा, ठीक है। उन केसेस में भी करते हैं। दैट्स इट। अब अगला टॉपिक रह गया लास्ट, मिक्सिडिमा कोमा। अच्छा, मिक्सिडिमा कोमा जो है ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक वेरी रेयर प्रेजेंटेशन है, हाइपोथायरॉयडिज्म की ही प्रेजेंटेशन है, जिसमें कॉन्शियसनेस के डिप्रेस्ड लेवल होते हैं, ठीक है। कॉन्शियसनेस डिप्रेस हो जाती है, तो इज़ अ स्टेट ऑफ डिप्रेस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या कोमा ड्यू टू सिवियर हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से वो कोमा या कॉन्शियसनेस उनकी अफेक्ट हुई है, डिप्रेस हुई है। यूजुअली ये ओल्डर होते हैं, एल्डरली पेशेंट जिनको मिक्सिडिमेटस जो अपीयर होते हैं उनमें ये होता है डेवलप मिक्सिडिमा कोमा, ठीक है। ओल्डर जो मिक्सिडिमस होते हैं, स्वेलिंग होती है या हाइपो के उनको सिवियर साइंस होते हैं, उनमें ये कोमा डेवलप होता है ये मेडिकल इमरजेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मिक्सिडिमा कोमा इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी जो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से कॉज होती है, ठीक है। और ये परसिपिटेट क्यों हुई? हाइपोथायरॉयडिज्म तो था, बीमारी चल रही थी, लेकिन अगर उनको अक्यूट इलनेस हुई या ऐसा कोई ट्रॉमा हुआ, ठीक है, तो उसकी वजह से इनको ये होता है, ठीक है। ये मतलब मेडिकल इमरजेंसी होती है। तो इसमें की जो क्लिनिकल फीचर है ना, इनका बॉडी टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, एक्सट्रीमली लो। ये ठंडे हो जाएंगे तकरीबन एज लो एज 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, यानी प्रोफाउंड हाइपोथर्मिया, ठीक है। मिक्सिडिमा कोमा में हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ठीक है, शुगर लो हो जाएगी। हाइपोनेट्रीमा, याद रखिए सोडियम कम हो गया है, और कन्फ्यूजन ऑफ कोमा होगा, ठीक है। इसके अलावा कन्वर्जेंस इतनी कॉमन नहीं है, कन्वर्जेंस अगर होंगी तो वो सीवियर न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट को इंडिकेट करेंगी। CSF का प्रेशर बढ़ा हुआ होगा, एलिवेटेड होगा, और प्रोटीन कंटेंट भी एलिवेटेड होगा, तो ये सजेस्ट करता है कि सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म है ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसका इम्पैक्ट हुआ है। CSF का प्रेशर बढ़ा हुआ है और प्रोटीन बढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इसमें कितनी मॉर्टेलिटी है? ये मेडिकल इमरजेंसी है। मिक्सिडिमा कोमा अगर हो जाता है हाइपोथायरॉयड पेशेंट को तो 50% मॉर्टेलिटी है, ठीक है। इसके सर्वाइवल फैक्टर क्या है कि किस चीज़ पे सर्वाइवल डिपेंड करता है? अर्ली इसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, अगर ये पेशेंट को जब भी होता है अर्ली ठीक है। हमेशा याद रखें कि मिक्सिडिमा कोमा का सर्वाइवल फैक्टर यही कि इसको अर्ली जो है वो इसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, ठीक है, और हाइपोथायरॉयडिज्म को अर्ली रिकॉग्नाइज़ करके ट्रीट कर दिया जाए, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज़ करके। दूसरा, जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं टू एल्टर्ड कॉन्शियसनेस, उन फैक्टर्स को जो है वो उनको ट्रीट किया जाए जो कंट्रीब्यूट करते हैं एल्टर्ड कॉन्शियसनेस को, जैसे ड्रग इफ़ेक्ट, कार्डियक फेलियर, नमोनिया हो गया, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया जिसमें पानी ज़्यादा पी लिया, लो सोडियम हुआ है, या रेस्पिरेटरी फेलियर। इन कंडीशंस को जो परसिपिटेट करती हैं इस कोमा को, तो उनको ट्रीट किया जाए, ठीक है। मेडिकल इमरजेंसी है, यानी ट्रीटमेंट जो है बायोकेमिकल कन्फर्मेशन से पहले इसका बिगिन कर देना है, ठीक हो गया। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है इसका? मिक्सिडिमा कोमा में इनिशियल थायराइड हार्मोन हमने देना है, कितना? IV में देंगे, इंजेक्शन जल्दी लगाएंगे पेशेंट को। 20 माइक्रोग्राम लियोथायरोनिन यानी हम T3 लगा रहे हैं, ठीक है, लियोथायरोनिन, ठीक है, लगाएंगे इंजेक्शन IV में 20 माइक्रोग्राम लियोथायरोनिन, और उसके बाद हमने फर्दर 20 माइक्रोग्राम इंजेक्शन देने हैं 3 टाइम डेली अनटिल उसको सस्टेन्ड क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है। लियोथायरोनिन हमने इसलिए चूज़ किया है कि इसका फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन है बनस्पत लियोथायरोक्सिन के। मेडिकल इमरजेंसी में लियोथायरोनिन यूज़ करेंगे, ठीक है, कितना? 20 माइक्रोग्राम, ठीक हो गया। इसके अलावा फिर हम इसको ओरल की तरफ स्विच करेंगे। अगर जो बच जाएंगे सर्वाइवर होंगे तो उनका बॉडी टेम्परेचर जो है ना 24 घंटों में फिर एलिवेट होगा, कम हो गया था अब वो एलिवेट होगा 24 घंटों में। 48 से 72 आवर्स के बाद पेशेंट को फिर हम ओरल पे ले आएंगे, ओरल लियोथायरोक्सिन पे ले आएंगे, T4 देंगे, ठीक है। अब साथ में इसमें कोर्टिसोन भी दिया जाता है, हाइड्रोकोर्टिसोन। क्रूशली हम हाइड्रोकोर्टिसोन जो है ना 100 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर लगाएंगे इनको, और वो भी 3 टाइम देंगे डेली,
ठीक है। 3 टाइम डेली इंट्रामस्कुलर 100 मिलीग्राम हाइड्रोकोर्टिसोन भी देना है। ये वाइटल स्टेप है क्योंकि प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म ऑलरेडी कंफर्म जब तक नहीं होता तो थायराइड का फेलियर हमने अज्यूम करना जो है वो पोटेंशियली सेकेंडरी टू हाइपोथैलेमिक या पिट्यूटरी डिजीज़ की वजह से भी तो हो सकता है ना। अभी हमें पता तो नहीं है ना कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में सडन थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट अगर हम करेंगे जहाँ हमें कंफर्म नहीं है कि ये प्राइमरी हाइपो है या सेकेंडरी है, सडनली सिर्फ अगर हम थायराइड हार्मोन्स देंगे तो उससे ग्लूकोकोर्टिकोइड कवरेज के बगैर अगर हम सिर्फ देंगे तो एड्रिनल क्राइसिस प्रेसिपिटेट हो सकती हैं। एडिसन डिजीज़ क्यों, एड्रिनल क्राइसिस क्यों होंगे? क्योंकि अगर एड्रिनल ग्लैंड्स भी सप्रेस हुए होंगे, लाइफ काफ़ी टाइम से उसका पिट्यूटरी डिसफंक्शन चल रहा है, मे बी सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म हो, तो एड्रिनल भी सप्रेस हुए होंगे। तो इसीलिए एम्पेरिक ट्रीटमेंट जो है वो पेंडिंग होता है, एम्पेरिक ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है पेंडिंग रिजल्ट्स ऑफ T4 TSH एंड कोर्टिसोल मेजरमेंट। तो हम हाइड्रोकोर्टिसोन देंगे साथ में T3 T4 के साथ, लीवोथायरोक्सिन के साथ। ठीक है। इसके अलावा अदर सपोर्टिव मेजर्स में हमने इसकी स्लो रीवार्मिंग करनी है। हाइपोथर्मिया में चला गया था लेकिन रीवार्मिंग करेंगे स्लोली। आईवी फ्लूइड्स कॉशियसली यूज़ करने हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे ताकि पोटेंशियल इन्फेक्शन कवर हो, और हमने हाई फ्लो ऑक्सीजन देना है इफ़ नेसेसरी। ठीक हो गया। सेम यही सारी बातें इसने यहाँ पर भी लिखी हैं। ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया के लिए फिर 5% डेक्सट्रोज वाटर देंगे और दैट्स इट। यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। बहुत लेंथी टॉपिक था हाइपोथायरॉयडिज्म, लेकिन बहुत ही मेजर और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो है बस क्विकली रिव्यू करेंगे इरफान मसूद शॉर्ट बुक से इस टॉपिक को, हाइपोथायरॉयडिज्म को। हमने कहा हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसी एबनॉर्मलिटी होती है जो कि इंटरफेयर करती है विद द प्रोडक्शन ऑफ एडिक्वेट लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है। थायराइड हार्मोन्स जो है ना वो एडिक्वेटली प्रोड्यूस नहीं हो रही। ठीक है। अब इसके डिफरेंट कॉजेज़ हैं जो मैंने आपको बताया ना। कंजेनिटल कॉजेज़ में है डिसहार्मोनोजेनेसिस, जेनेटिक डिफेक्ट, उसमें गोइटर होगा। थायराइड एप्लेजिया अगर हो गया है तो उसमें गोइटर नहीं मिलता। दूसरी वजह है आयोडीन की डेफिशिएंसी है, उसमें गोइटर होगा। ठीक है। हाशिमोटो थायराइडाइटिस में गोइटर वेरिएबल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जो कि ऑटो इम्यून है। ठीक है। आइट्रोजेनिक में रेडियो एक्टिव आयोडीन अब्लेशन से भी होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, उसमें भी वेरिएबल है गोइटर। थायराइड एक्टमी निकाल दिया तो उसमें तो गोइटर नहीं होगा। अम्योडारोन, लिथियम जैसी ड्रग्स यूज़ करने या एंटी थायराइड ड्रग प्रोपाइल थायरोसिल, कार्बिमाजोल, इनसे भी जो है हाइपोथायरॉयडिज्म होता है और इनमें वेरिएबल गोइटर है। ठीक है। हाशिमोटो थायराइडाइटिस को उसने एक्सप्लेन किया है, जो कि मोस्ट कॉमन वजह BCQ आएगा हाइपोथायरॉयडिज्म का, वो है हाशिमोटो थायराइडाइटिस। ठीक है। इसको क्रोनिक लिम्फोसाइटिक थायराइडाइटिस भी कहा जाता है, जो हम पैथोलॉजी में पढ़ के आए हैं। ठीक है। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक थायराइडाइटिस कहते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ऑटो एंटीबॉडीज़ जाके हमारे ही थायराइड एंटीजेंस के अगेंस्ट जो है रिएक्ट करती हैं। फीमेल में ज़्यादा है, HLA DR3 और DR5 वालों को ज़्यादा है। ठीक है। ऑटो इम्यून तो तकरीबन होती ही फीमेल्स में ज़्यादा है। ठीक है। अब इसमें हमें कौन सी एंटीबॉडीज़ मिलती हैं? 2 तरह की, एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडी और एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी पॉजिटिव होती हैं हाशिमोटो में। ठीक है। क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी और एसोसिएशन क्या है? जिसको हाशिमोटो होगा ना उसको या तो B सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होगा या आगे जाके हो जाएगा। ठीक है। एसोसिएशन हो सकती है या कॉम्प्लिकेशन। ऑटो इम्यून एड्रेनालाइटिस, टाइप 1 डायबिटीज़ और मायस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है। अब इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? जनरल देखें अगर हम तो हाइपोथायरॉयडिज्म है ना, जनरली उसका वज़न ज़्यादा होगा पेशेंट का, भूख उसको कम लगेगी लेकिन वज़न ज़्यादा है। कोल्ड इंटॉलरेंस, सर्दी नहीं बर्दाश्त हो रही, फटीग है। स्किन में ड्राई स्किन है, ड्राई बाल, एलोपेशिया। हार्ट पर आ जाए अब। ठीक है। इस तरह सीक्वेंस में चलें। हार्ट में क्या होगा? डायस्टोलिक हाइपरटेंशन लेकिन ब्रेडिकार्डिया। न्यूरोलॉजिक में कार्पल टनल सिंड्रोम, डिलेड रिलैक्सेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस। रिप्रोडक्टिव में इनफर्टी मेनोरेजिया, इम्पोर्टेंस। GIT में कॉन्स्टिपेशन और इलियस। ठीक है। और एसाइटीज़। तो कैसे डायग्नोस करते हैं? इन्वेस्टिगेशंस में थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें TSH के लेवल जो है ना, हमें हाइपोथायरॉयडिज्म में TSH कितना होगा? 0.5 से 5 मिली यूनिट पर लीटर। ठीक है। मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, 0.5 से 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होगा। जबकि T4 के लेवल होंगे 4.5 से 12 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर और T3 के लेवल होंगे 115 से 190। ठीक है। वैसे तो लैब्स में रेफरेंस रेंजेस गिवन होती हैं। याद रखिएगा कि हाइपोथायरॉयडिज्म में हमें जो T4 है, सीरम T4 वो लो मिलेगा, लेकिन सीरम TSH जो है वो हाई होता है, तकरीबन मोर देन 20 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर।
ठीक है। तो यहाँ पर इसने बताई हैं नॉर्मल रेंजेस। ये नॉर्मल रेंजेस आपने याद रखनी है, हाइपोथायरॉयडिज्म की नहीं है, नॉर्मल है। नॉर्मली हम जैसे लोगों में हमारा TSH 0.5 से 5 होता है, लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म मैंने आपको बताया एलिवेट हो जाएगा, मोर देन 20 हो जाएगा, और T4 उनका लो हो जाएगा। ठीक है, हमारा 4.5 से 12 होता है T4, और 115 से 190 हमारा T3 होता है नॉर्मली। अब TSH मोस्ट यूज़फुल इन्वेस्टिगेशन होती है थायराइड फंक्शन की। हाइपो हाइपर दोनों थायरॉयडिज्म में हम TSH को ही मेनली देख रहे होते हैं जब हम थायराइड प्रोफाइल करवाते हैं। ठीक है, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब ग्लैंड में मसला है, मोस्ट कॉमन टाइप यही होती है, उसमें T3 T4 ही कम होंगे क्योंकि ग्लैंड में मसला है, लेकिन TSH ज़्यादा होगा। तो ये डायग्नोसिस है कि आपने थायराइड प्रोफाइल करवाई, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में TSH ज़्यादा है लेकिन T3 T4 कम है। सेकेंडरी जिसमें मसला ही पिट्यूटरी में होता है, तो उसमें ऊपर से ही TSH कम होगा, तो इसीलिए T3 T4 कम होंगे और हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है। जो टर्शरी है उसमें हाइपोथैलेमस में मसला है, तो TRH कम होगा, तो उसकी वजह से TSH कम होगा और T3 T4 कम होंगे। ठीक है, फिर आते हैं अदर टेस्ट। अदर जो टेस्ट है इन्वेस्टिगेशन में हमने कहा क्रिएटिनिन काइनेज करवाया जाता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज, ये सारे इंक्रीज होंगे हाइपोथायरॉयडिज्म में। कोलेस्ट्रॉल भी इंक्रीज होगा, लेकिन सोडियम डिक्रीज़ होता है। ECG फाइंडिंग्स आपसे पूछी जाएंगी, ECG हाइपोथायरॉयडिज्म का कैसा होगा, उसमें साइनस ब्रेडिकार्डिया विथ स्मॉल कॉम्प्लेक्सेस, ST एंड T वेव एबनॉर्मलिटीज़ होंगी। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट देखें तो रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है हाइपोथायरॉयडिज्म में। पूरी ज़िंदगी लाइफ लॉन्ग लीवोथायरोक्सिन है, जिसका डोज मैंने आपको बताया कि 1.5 से 1.7 माइक्रोग्राम पर केजी। आप बस 1.6 याद कर लें, 1.6 पर केजी के हिसाब से आपने कैलकुलेट करना है। तो 70 केजी एडल्ट का तकरीबन 100 माइक्रोग्राम रोज़ाना उसने खानी होती है दवाई लीवोथायरोक्सिन की। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे पहले 50 माइक्रोग्राम 3 हफ्ते खाए। ठीक है, टैब ऐसा ऐसा बढ़ाना होता है, स्पेशली ओल्डर में और हार्ट डिजीज़ वालों में। 3 हफ्ते 550 माइक्रोग्राम खाएंगे लीवोथायरोक्सिन के, फिर अगले 3 हफ्ते 100 माइक्रोग्राम, फिर जो है 100 से 150 मेंटेनेंस डोज होगा। अब इसकी मॉनिटरिंग कैसे करनी है, हमारा एम यही है कि हम TSH के लेवल को रिस्टोर करें, जो एलिवेटेड है उसको नॉर्मल ले आएँ। तो मेडिकेशन का इफेक्ट को भी 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, लीवो की हाफ लाइफ 7 दिन है, तो हमने सिंगल डेली डोज देना होता है। ठीक है, तो थायराइड फंक्शन टेस्ट को फासला मैंने आपको बताया था ना कि दवाई लेने के बाद 6 हफ्तों के बाद करवाना होता है, क्योंकि TSH को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। अगर सीरम में TSH हाई है तो हम थायोक्सिन का डोज बढ़ाएंगे। अब्जॉर्प्शन इसको दवाई को सोने से पहले लेना होता है, बिफोर बेड। विटामिन C सप्लीमेंट्स के साथ लेना है। ठीक है, तो अब्जॉर्प्शन अच्छी होगी। डोज जो है स्पेशल पेशेंट में, हार्ट डिजीज़ वालों में और बूढ़े लोगों में, क्योंकि MI का रिस्क होगा, ऑक्सीजन डिमांड क्योंकि बढ़ती है, तो एंजाइना या MI लीवोथायरोक्सिन से परसिपिटेट हो सकता है बूढ़ों में या इस्केमिक हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट्स में। तो ऐसे में हमने वेरी लो डोज से स्टार्ट करनी होती है ये दवाई, अगर उनको हाइपोथायरॉयडिज्म है। ठीक है, 25 माइक्रोग्राम से भी कम स्टार्ट करेंगे और डोज फिर स्लोली स्पेशलिस्ट सुपरविजन से बढ़ाएंगे। प्रेगनेंसी में क्योंकि TIBG ज़्यादा होगा, तो इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन का डोज हमें ज़्यादा देना होता है, 25 से 50 माइक्रोग्राम देना होता है, ताकि नॉर्मल TSH मेंटेन हो। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में याद रखिए TIBG ज़्यादा होने की वजह से, ईस्ट्रोजन्स की वजह से हम ज़्यादा डोज देते हैं लीवोथायरोक्सिन का। और मैटरनल लीवोथायरोक्सिन थेरेपी अगर हमने सही ना दी, इनएडिक्वेट है, तो बच्चे को कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होगी, डेवलपिंग फीटस को। ठीक हो गया, लास्ट रह गए कुछ क्लिनिकल पर्ल्स। अब देखिए लीवोथायरोक्सिन की थेरेपी के बारे में है कि लीवोथायरोक्सिन फॉलोइंग कंडीशन में देते हैं, ज़्यादा देते हैं डोज। प्रेगनेंसी में ईस्ट्रोजन अगर थेरेपी है तो ज़्यादा देंगे, जिसमें कैटाबोलिज्म बढ़ता है, अगर ऐसी दवाई ले रहा है फेनिटोइन, फिनोबार्बिटल, कार्बामाज़ेपिन, रिफाम्पिसिन, तो ज़्यादा डोज देंगे। अब लो डोज, अच्छा लो डोज़ की मैंने आपको कुछ कंडीशन बताई थी। इसके अलावा यहाँ पर है GI एब्जॉर्प्शन पुअर होगी तो उसमें भी ज़्यादा डोज देना है। जैसे अगर साथ में आयरन या कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहा है, PPI, सकरल फेड, या IBD है, सीलिक डिजीज़, या कोलेस्टायरमिन, तो इनसे पुअर GI एब्जॉर्प्शन होती है लीवोथायरोक्सिन की। तो इन दवाइयाँ लेते हुए तो 4 घंटों का फासला कर ले, या फिर लीवोथायरोक्सिन का, आयरन का, कैल्शियम का। और अगर जो है ये कंडीशन है तो थोड़ा सा ज़्यादा डोज दें। ठीक है,
अब लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है, वो है मिक्सिडिमा कोमा। रेयर मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, सिवियर हाइपोथायरॉयडिज्म की ही रेयर मैनिफेस्टेशन, बूढ़ों में मेडिकल इमरजेंसी है, 50% मोर्टेलिटी। चीज़ें याद हो गई हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार हमने पढ़ा है, डेविडसन से भी पढ़ा है, इनाम दानिश से भी पढ़ा है, तो अब रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है, याद हो गई हैं। ट्रीटमेंट जो है हम बायोकेमिकल कन्फर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस से पहले ही देते हैं, क्योंकि ये मेडिकल इमरजेंसी, जल्दी ट्रीटमेंट देना होता है। क्या होंगे फीचर मिक्सिडिमा कोमा को? ये हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट होगा जिसको हाइपोथर्मिया हो गई है, हाइपोटेंशन, बीपी लो हो गया, हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, कॉन्शियसनेस अल्टर हुई है, सीएसएफ में प्रेशर भी ज़्यादा है, प्रोटीन भी ज़्यादा है। क्या ट्रीटमेंट देंगे हम? ट्राई आइडोथायरोनिन देंगे, T3, क्योंकि जल्दी एक्ट करता है। इसका IV बोलस देंगे 20 माइक्रोग्राम, उसके बाद हम 20 माइक्रोग्राम हर 8 घंटे के बाद देंगे। फिर 48 से 72 आवर्स जब गुजर जाएंगे ना, फिर ओरल पे ले आएंगे, लेकिन थायरोक्सिन पे। पहले T3 दिया था, फिर ओरल T4 पे ले आएंगे, 50 माइक्रोग्राम रोज़ाना, ठीक है। अब इसमें एम्पिरिक एड्रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है। याद रखिए हाइड्रोकोर्टिसोन लाजमी देना है, क्योंकि हमें अभी पता नहीं है कि सेकेंडरी हाइपो हुआ है या प्राइमरी हुआ है, मे बी सेकेंडरी हुआ हो, तो एड्रीनल भी सप्रेस हुए में तो क्राइसिस हो सकते हैं। तो आपने साथ में हाइड्रोकोर्टिसोन 100 मिलीग्राम IV में 8 आवरली ज़रूर देना है। ग्रेजुअल रीवार्मिंग करनी है इस एमरजेंसी में, ठंडा हो गया था ना हाइपोथर्मिया, ग्रेजुअल रीवार्मिंग, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, और ऑक्सीजन हाई फ्लो में देंगे विथ या विदाउट असिस्टेड वेंटिलेशन। अगर डिमांड है, रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट, तो ऑक्सीजन देंगे हाई फ्लो, ठीक है। दैट्स इट। यहाँ पर टॉपिक हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह अगला टॉपिक हाइपरथायरॉयडिज्म स्टार्ट करेंगे।